अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, बहुत बहुत। ठीक ठाक हैं। बस अल्लाह का शुक्र है। महराज भाई, सबसे पहले अपने बारे थोड़ा अपना तारफ करवाएं। हाँ, मेरा नाम मेराज मोहम्मद है। लोग मुझे मेराज भाई कहते हैं। और मैं पैदा सऊदी अरब में ही हुआ हूँ। सही। और मेरे वालिद साहब यहाँ पे सिविल मैकेनिकल इंजीनियर थे। और यहाँ पे ही इब्तदाई तालीम मैंने पाकिस्तानी स्कूल में हासिल की और इंटर तक मैंने यहीं पे पढ़ा। उसके बाद में मैंने थोड़ा सा यहाँ क्योंकि पाकिस्तान के पॉलिटिकल हालात जो थे वो इतने स्टेबल नहीं थे, और चूँकि मेरा ताल्लुक़ कराची से है तो उस वक्त कराची में ज़रा अप एंड डाउन चल रहा था, तो मैं वहाँ नहीं गया पढ़ाई करने के ये लिए। किस सन की बात कर रहे हैं आप? मैं ये बात कर रहा हूँ आपसे 1994 की। अच्छा, 1994 की बात है। उस जी वक्त हालात वाकई ख़राब थे जी, कराची के। एग्जैक्टली। मैंने इंटर 1994 में किया और उस दौरान है ना काफ़ी हालात ख़राब थे, तो मैं नहीं गया पढ़ने के लिए और यहीं पे रहा। तो मैं एक आध साल 1.5 साल यहीं पे रुका रहा कि हालात थोड़े बेहतर हों तो फिर मैं जाऊं पढ़ने के लिए। लेकिन फिर इतना माइंड बना नहीं, तो मुझे अपॉर्चुनिटी भी मिल गई कि यहाँ पे अगर मैं कुछ जॉब की वो करूं, तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मिल गई अपॉर्चुनिटी एज ए कितना बिगिनर। टाइम कितना टाइम आपने कराची में गुजारा? मेरी पैदाइश सऊदीया की है, तो अच्छा। मैंने जो सबसे मैक्सिमम टाइम जो मैंने पाकिस्तान में या कराची में गुजारा है वो 6 महीने एक साथ गुजारा है। अच्छा। उसके अलावा मैं छुट्टियों पे गया हूँ वेकेशन पे पेरेंट्स के साथ, या अब जैसे जाता हूँ मैं, अच्छा। तो इस 6 महीने के पीरियड से ज़्यादा मैंने वहाँ पे नहीं गुजारा। सही। तो ये कह लें कि मेरी लाइफ पूरी इधर ही गुजरी है। तो आपने तालीम अपनी कब मुकम्मल की? मैंने फिर 2000 में मैं वापस गया हूँ, जब मैं ऑलरेडी जॉब्स वगैरह में लग गया था। लेकिन चूंकि मुझे पढ़ना भी था, ज़रूरत थी, तो फिर मैंने बीकॉम किया प्राइवेट। सही। और कराची जाके मैंने पेपर्स दिए और फिर वापस आया। 2 साल मैंने इसी तरह किया और फिर बीकॉम कंप्लीट किया मैंने तो उस अपना जॉब के दौरान। अच्छा, जॉब आपने कब स्टार्ट की? जॉब मैंने तकरीबन 95 नहीं 96 के अर्ली में शुरू कर दी थी। अच्छा, जॉब तब से स्टार्ट कर दी थी? 96 97 के, हाँ 96 की मिड से शुरू कर दी थी। मतलब छोटी मोटी खुशी, ऐसा था कि टाइम पास। सबसे पहले कौन सी जॉब स्टार्ट की थी? सबसे पहले मैंने जॉब स्टार्ट की थी, एक कंपनी थी अल अनीज़ी इंटरनेशनल मार्केटिंग। उसमें मैं एज ए सेल्समैन लगा। हमारे कज़न हैं, उन्होंने कहा कि भाई फारिग बैठने से अच्छा है थोड़ा सही। सा सेल्स वगैरह देखो, कैसे करते हैं क्या करते हैं, कुछ नहीं तो कुछ नहीं, ज़रा सीखने को मिलेगा। सही। कैसे बोलते हैं, कैसे चलते हैं फिरते हैं, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे सऊदीया में रहने वाले अभी तो फिर भी बच्चे थोड़े होशियार हैं। जिस दौर की मैं बात कर रहा हूँ, हम इंटर के बाद भी हम बिल्कुल बुद्धू थे कि ना, मतलब क्या हो रहा है दुनिया में कुछ सही। इतना वो नहीं था। तो ये है कि फिर मैंने उसमें कुछ अर्सा काम किया, रोडें नापी। तो अल्हम्दुलिल्लाह उससे ये कॉन्फिडेंस मिला कि बात कैसे करनी है, कंपनीज़ में एंटर कैसे होना है, किससे मिलना है, क्या बात करनी है, ये सब चीज़ें उस जॉब में रहते हुए मैंने सीखी। तो वो करने के बाद में मैं थोड़े अरसे बाद में, क्योंकि फिर मैं मुझे वहाँ पे उन दिनों हालात ऐसे हो गए थे कि अपने वालिद साहब की अकामे से निकलना था। 18 अच्छा। साल के बाद में अलाउ नहीं था बच्चों को, तो इसलिए फिर मुझे निकलना पड़ा। तो फिर मैं एक कंपनी में ट्रांसफ़र हो गया। तो वो जो कंपनी थी वो अबू ज़ैद अल इसावी ग्रुप थी, जो आपको पता हो, यार्डली ऑफ लंदन, जी जी। बड़ा अच्छा परफ्यूम अच्छा, परफ्यूम बिल्कुल। ब्रांड है। रिमिल है लेडीज़ का कॉस्मेटिक्स का। जी जी। और तो उस कंपनी में मैं लगा था एज ए
जनरल सेक्रेटरी कह लें आप। सही तो लेकिन ये कि वो सेल्स कोऑर्डिनेटर भी आप कह सकते हैं। सही तो वो मैंने किया, उनके साथ काम किया। उसके बाद में फिर मुझे दोबारा से हुआ कि भाई अगर ग्रोथ करनी है तो मूव करना है। सही तो फिर मैंने ना ट्रैवल लाइन उन दिनों बहुत बूम कर रही थी, ट्रैवल इंडस्ट्री। सही मैंने ट्रैवल इंडस्ट्री के काफ़ी कोर्सेज वगैरह किए, सही और उसी दौरान जिस दौरान मैं वो कर रहा था जॉब, मैंने ट्रैवल के काफ़ी किए सही। कोर्सेज वगैरह और पढ़ाई की उसकी। फिर मुझे अपॉर्चुनिटी मिली सऊदी टूरिस्ट एंड ट्रैवल ब्यूरो में, उसमें मैं फिर ट्रांसफ़र हो गया। अच्छा, तो वहाँ पे मैं तकरीबन 8.5 साल मैंने काम किया एज ए सेल्स। ये प्राइवेट जॉब थी या सरकारी जॉब थी? ये जो STTP है ये बेसिकली सेमी गवर्नमेंट जॉब आप कैसे कंपनी कह सकते हैं। ये फैसलिया ग्रुप जो है उनकी एक सिस्टर कंपनी थी। तो बेसिकली ये प्रिंस वगैरह के जो ग्रुप था उनकी ये ना ट्रैवल लाइन थी। तो उसमें मैं ना तकरीबन 8.5 साल मैंने काम किया। उसके बाद में फिर वो लोगों ने सेटअप बंद कर दिया। सही इमीडिएटली उन्होंने सेटअप बंद कर दिया। 36 ब्रांच थी किंगडम में, एक ब्रांच थी बहरीन में। बस इमीडिएटली चीज़ें क्लोज़ हुई तो फिर मुझे उसी सिलसिले में एग्ज़िट जाना पड़ गया। अच्छा मैं एग्ज़िट गया हूँ, फिर वापस आया हूँ। वो जो पीरियड मैं आपको बता रहा हूँ 6 महीने का, वो इस दौरान हुआ था कि मैं यहाँ से एग्ज़िट गया हूँ। एग्जैक्ट चले गए। जी, फिर 6 महीने रहने के बाद मैं वापस आया हूँ सऊदीया। वो 6 महीने जो आपने कराची में गुजारे हैं एग्जैक्ट पे, वहाँ पे कैसा फील किया? वहाँ पे ज़्यादा अच्छा लग रहा था या यहाँ पे ज़्यादा अच्छा फील कर रहे थे? एक्चुअली माइंडसेट तो यही था कि वापस आना है, क्योंकि पाकिस्तान की लाइफ देखी नहीं थी। सही फिर वेकेशन पे जाते थे पेरेंट्स के साथ और जाके आ जाते थे, हर चीज़ अच्छी लगती थी। बिल्कुल। लेकिन जब जाके रहने का सवाल हुआ तो ऑब्वियसली प्रैक्टिकली बिल्कुल ज़ीरो सही। थे। तो इसलिए माइंडसेट तो ये था कि जाएंगे, वापस आ जाएंगे और यहीं पे काम करना है, जो भी करना है। सही तो लेकिन जो एक ज़िंदगी का जो तजर्बा आप कह सकते हैं वो उन 6 महीनों में हुआ कि रमज़ान तो खैर यहाँ पे हो गए थे, लेकिन है ना फिर हमने हज में, वहाँ पे हज के माहौल कैसा होता है पाकिस्तान में, फिर मुहर्रम, रबीउल अव्वल, ये सारे जो सीज़न थे वहाँ पे जो गुजारे। यहाँ पे हम रहते हुए नहीं इंजॉय करते हैं या हम नहीं मना सकते या नहीं। हाँ, तो वो वहाँ पे देखने का पहली दफ़ा इत्तेफाक हुआ। तो उससे पता लगा कि हाँ भाई नए तजर्बे कैसे होते हैं और नई जो एक्सपीरियंस है वो कैसा है। तो उन 6 महीनों में ये तजर्बा मैंने किया कि ना कैसे। फिर वापस पाकिस्तान से यहाँ कैसे आए? दोबारा किस कंपनी में आए? मैं आज़ाद वीज़ा लेके आया था। अच्छा जी, आज़ाद वीज़ा लेके आया और उसके बाद में फिर मैंने ये सोच लिया था कि मैं दोबारा ट्रैवल लाइन में नहीं जाऊँगा, सही कुछ और करूँगा। सही। तो आप ये देख लें कि पहले मैं सबसे पहले किसी और लाइन में लगा, उसके बाद में मैं किसी और लाइन में गया, फिर सही। तीसरी लाइन में गया, फिर जब चौथी दफ़ा मैं आया तो मैंने सोच लिया कि अब दोबारा ट्रैवल लाइन में नहीं जाना है। तो उस दौरान फिर मुझे तकरीबन 1.25 साल में ना जॉबलेस रहा हूँ यहीं पे। अच्छा, जी। फिर कैसे आपने मैनेज किया वो अकामा और ये कफील ये वो? नहीं मेरा जो छोटा भाई है इमाद, जी जी। इमाद जो है आप जानते हैं उसको, वो यहाँ पे था। वो एक्चुअली जब मैं एग्ज़िट जा रहा था तो वो मेरे अकामे पे था, क्योंकि मेरे वालिद साहब की जब डेथ हुई थी तो मेरी वालदा, मेरी बहन अच्छा और मेरा भाई इमाद जो है, ये लोग सब मेरे अखामे में आ गए थे, क्योंकि मैं वालिद साहब के बाद में वो था, तो वो मेरे अखामे में आ गए थे, मैं इन सब का कफील था। सही। तो अब जब मैं एग्ज़िट जा रहा था तो फिर मैंने ना भाई को है ना जल्दी से ना ट्रांसफ़र किया दूसरी कंपनी में, उसकी कंपनी में, सही। और फिर है ना मैं चला गया। तो मैं जब वापस आया तो भाई मौजूद था, तो मैं भाई के साथ रह रहा था, तो हम दोनों फिर मैनेज कर रहे थे चीज़ें। तो तकरीबन 1.25 साल के बाद में मुझे जॉब मिली हार्ली डेविडसन में, सही। जो हैवी बाइक्स होती जी, हैं, जी। उसमें मुझे जॉब मिली सेल्स पर्सन। सही। तो उधर मैंने 2 साल काम किया। अच्छा। और वो बड़ी मज़ेदार जॉब थी। अच्छा। उसमें तकरीबन आप समझ लें कि हर बड़े आदमी से, हर बिग शॉट से मुलाकात होती थी, हाँ, क्योंकि वो अफोर्डेबल ही उन्हीं लोगों के लिए है जो जिनके पास पैसा है। कोई ऐसा बंदा आपको उस जॉब पे मिला हो जो आपको सारी ज़िंदगी आज तक याद रहा हो? मुझे वैसे तो बहुत सारे लोग उस मिले। जॉब की बात कर रहा हूँ। जी, मैं उसी जॉब की बता रहा हूँ। अब्दुल्ला फवाद कंपनी आपने नाम सुना है? जी बिल्कुल सुना है। उसके वाइस प्रेसिडेंट और उनके दोस्त आए थे मेरे पास, उन्होंने मुझसे बाइक ली थी। वो बड़े मतलब एक बड़ी कंपनी के इतने जॉली लोग थे कि मैं ना मतलब, और वो जब भी आते थे ना
बड़ा खाने पीने का भी लाते थे, और मतलब वो कहते थे बहुत ये बड़ा ख़तरनाक बंदा है, ये है ना इससे जब मिलो ये कुछ ना कुछ है ना हमें बेच देता है। तो है ना आप देखें अब्दुल्ला फवाद जो मैं यानी नाम ले सेल्स रहा में हूँ, आपका बड़ा एक्सपीरियंस था, यानी आप जी जी बंदों को एक अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छी तरह से जो है ना वो किसी भी चीज़ को बेचने के लिए बना लेते थे कि ये जी 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 बिल्कुल ऐसे ही है। मैं इसी बात को है ना किसी और टाइम में कंटिन्यू करूँगा, आप इस बात को नोट कीजिएगा, मैं इस आपकी इस बात को दोबारा से कंटिन्यू करूँगा। तो बहरहाल वो मेरे लिए बड़ा यादगार बंदा था कि है ना मैं वो जब भी आता था ना मुझे बड़ा एहतराम से मिलता था, और है ना कुछ मैं बोलूँ ये ख़रीद लो ख़रीद लेता था, क्योंकि माशाल्लाह सही। तो मेरी सेल में इजाफा हो जाता था। हाँ, तो ज़ाहिर आपको सेल चाहिए थी और वो आप उनको मुतमिन कर लेते थे। एग्जैक्टली ऐसे ही जी। है, ऐसे ही है। तो वो बंदा मुझे याद है। बाद में मैं गया भी था, जब मैं जॉबलेस था तब उसके पास तो, 2 साल जब मैंने 2 साल उधर काम किया हार्ली डेविडसन के बाद में उसके इमीडिएटली मुझे जॉब मिल गई थी, लेकिन एक आध महीना जब मैं जॉबलेस तब मैं उसके पास गया था, तो उसने मुझे एचआर में भी इंट्रोड्यूस करवा दिया था कि है ना ठीक है ये बंदा मुझे चाहिए। लेकिन है ना उससे पहले ही मुझे है ना जॉब मिल गई थी, क्योंकि मेरा जो अकामत है ना वो बड़ा मुझे तंग कर रहा था। मेरा जो क्योंकि मैं आज़ाद वीज़े पे आया था तो मेरा सही। कफील बहुत तंग कर रहा था, और उन दिनों भी यही पंगा चल रहा था कि अकामे ट्रांसफ़र करवाओ, आप आज़ाद किसी और के पास काम नहीं कर सकते हैं। सही। तो ये फेसेस मैंने बड़े निपटाए। सही है। तो इस तरह से हुआ कि फिर मैं ना और फिर मुझे ना अकामे, मेरा जो प्रोफेशन था वो बिल्डिंग इलेक्ट्रिशियन था। अच्छा। मुझे ना ऐसी जॉब चाहिए थी कि वो मेरा ना वो प्रोफेशन भी चेंज हो और मैं जो काम कर रहा हूँ वो हो। तो इमीडिएटली फिर मुझे एक जॉब मिली, मैंने फिर वो ज्वाइन की। सही। तो उधर फिर मेरा अकामा वगैरह भी ट्रांसफ़र हुआ, सब कुछ हुआ। तो फिर वहाँ पे भी मैंने तकरीबन 2.5 साल काम किया, और वहाँ पे मैंने प्रोजेक्ट्स पे काम किया एडमिनिस्ट्रेशन में। तो वहाँ पे फिर एक दोबारा बिल्कुल डिफरेंट लाइन की जॉब थी। सही। तो वहाँ पे मैंने तकरीबन 2.5 साल काम करने के बाद में फिर मैं आया इस फील्ड में जिसे हम लॉजिस्टिक्स की फील्ड कहते हैं, अच्छा, फ्रेट logistic फॉरवर्डिंग। जी, इसमें आया। तो इसमें आने के बाद में मैं तकरीबन 8.5 साल ECU वर्ल्ड वाइड में काम किया मैंने, अच्छा। हाँ, एज ए सेल्स टीम लीडर। सही। तो वहाँ पे काम करने के बाद में फिर दोबारा चेंज हुआ, कैप्रिकॉन में गया। वो भी एक लॉजिस्टिक कंपनी थी, लेकिन वहाँ पे 1 साल काम किया मैंने, उधर उतना मज़ा नहीं आया। तो वहाँ से इमीडिएटली फिर मैं चेंज हुआ। तो जब मैंने छोड़ी कैप्रिकॉन, तो आपको पता है मुझे हार्ट अटैक हो गया था, जी, जी। लास्ट ईयर की बात है। तो फिर मैं काफ़ी बीमार रहा, 6 साढ़े 6 महीने मैं बिल्कुल जॉबलेस कह लें, और बिल्कुल बेड पे भी कह लें, या आराम कर रहा था मैं। सही। तो इस साल के शुरू में अल्हम्दुलिल्लाह फिर मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली मिडलाइन लॉजिस्टिक्स में, जहाँ पे मैं अभी हूँ। सही। तो इधर मैं अब अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 4 महीने से हूँ। तो सुनने में आया कि आप साथ साथ कोई बिजनेस भी करते हैं। हाँ, बिज़नेस मैंने 4 साल पहले किया था, जब मैं कोविड के टाइम पे जब हम यहाँ पे फंस गए थे, जी, जी। उस टाइम पे ना बस मैंने ये सोच लिया था कि यार अगर ऐसे ही जीना है तो इससे बेहतर है कि आदमी अपनी फैमिली के साथ रह ले। सही। तो मैंने बस सोचा था कि जैसे ही कोविड का टाइम ख़त्म होगा तो मैं पाकिस्तान जाऊंगा और उधर जाके कोई भी बिज़नेस डालूंगा, ताकि वो जब थोड़ा सा चलता रहेगा फिर मैं इमीडिएटली चला जाऊंगा। और आपको पता है उन दिनों खान साहब की हुकूमत थी, जी। हम वैसे ही बहुत मोटिवेट थे कि भाई बस मुल्क जाना है, अपने सारे काम अब सीधे हो जाएंगे। तो मैंने फ्लेम हाउस के नाम से एक रेस्टोरेंट फास्ट फूड की डाली थी। अच्छा, फ्लेम हाउस रेस्टोरेंट। जी जी। सही। तो वो मैंने डाली थी अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो चल रही थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो लेकिन फिर इमीडिएटली खान साहब की हुकूमत उतर गई। अच्छा। फिर दोबारा से वहीं पे जहाँ से शुरू हुए थे वहीं आ गया कि अब जा ही नहीं सकते दोबारा। नहीं, उसका असर यानी खान साहब की हुकूमत चेंज होने का असर आपके ऊपर भी पड़ा। एग्जैक्टली। वो किस सूरत में, कैसे? भाई सबसे ज़्यादा खान साहब किसको लाइक करते हैं? बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को। जी, सबसे ज़्यादा वो कहते हैं हमारा असद साहब बैरून मुल्क वाले हैं। तो ऑब्वियसली बहुत सारे लोग मेरे सामने वापस गए हैं कि हम अब पाकिस्तान चले जाएंगे। मैं भी उनमें से शामिल था, और मैं ना सिर्फ दिन गिन रहा था कि मुझे वापस चले जाना है। लेकिन अल्लाह को जो मंजूर होता है कि ना हुकूमत चेंज हुई, और है ना फिर दोबारा हालात ऐसे हो गए कि ना बिल्कुल माइनस में हो गया। क्योंकि मैं कोविड के बाद में जब गया मैं, और जाने के बाद में मैंने होटल बनाई, तो उस वक्त फिर है ना लॉकडाउन हो गया, और है ना हम फंस गए थे, पाकिस्तान में ही फंस गए थे। सही।
तो वहाँ पे फिर मैं तकरीबन 2.5 महीने रहा हूँ, 2.5 पौने 3 महीने फ़्लाइट्स वगैरह बंद थी तो वहाँ पे रहा हूँ। तो होटल तो मेरी चल रही थी, लेकिन उसमें ये समझ में आ गया था कि सिर्फ होटल चलने से, होटल तो चल सकती है, घर नहीं चल सकता, अच्छा, क्योंकि महंगाई एकदम शूट हो गई थी। सही। तो फिर यही जहन में आया कि अभी शायद दाना पानी सऊदीया से नहीं उठा है, सही। तो 1 आध साल और रुक जाते हैं और उसके बाद में फिर है ना थोड़ा सा स्टेबल हो जाते हैं तो फिर वापस आ जाएंगे। सही। तो उम्मीद तो ये उस दौर में ये लग रही थी कि शायद अब गिरेगी हुकूमत, जब गिरेगी तो दोबारा दिन अच्छे आएंगे तो हम वापस जाएंगे पाकिस्तान। लेकिन वो दिन है, आज का दिन है, यहीं पर हैं हम अल्हम्दुलिल्लाह, और दाना पानी अभी तक यहीं पर है। जो आपने 2 या 2.5 महीने या 6 महीने आपने अपना होटल चलाया, उस अरसे में, उस टाइम पीरियड में आपका होटल अच्छा चल गया था? जी चल रहा था। वो लोकेशन ऐसी थी जहाँ जो एक मार्केट थी, सही। स्ट्रीट कह लें, फूड स्ट्रीट थी, वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जगह मिल गई थी। सही। तो वो चल रहा था अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा चल रहा था। लेकिन इतना ही चल रहा था कि वो खुद अपने खर्चे निकाल रहा था और सारे खर्चे कर रहा था, लेकिन ये कि घर के लिए थोड़ा थोड़ा ही बच रहा था, तो वो इतना वो नहीं हो रहा था कि ठीक। कर सके। तो क्या या- आप भी चला रहे हैं या बंद कर नहीं, दिया? मैं पिछले साल जब मेरी तबीयत ख़राब हुई और मुझे अटैक हो गया था, तो उन दिनों जब मैंने जॉब छोड़ी थी कैप्रिकॉन से, तो उसकी फौरी 4-5 दिन के बाद में मुझे अटैक हो गया था। अच्छा। तो और उन्हीं दिनों में मेरी वालदा की भी तबीयत ख़राब हो गई थी, वो भी हॉस्पिटलाइज हो गई थी। अटैक की क्या वजह थी? क्यों ऐसे, मतलब आपको कोई प्रॉब्लम पहले थी या अचानक से, या अचानक। जॉब छूट जाने का, या किसी का? नहीं, जॉब मैंने खुद छोड़ी थी बेसिकली। अच्छा। इसलिए मुझे उसका कोई टेंशन नहीं था, क्योंकि मुझे अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद थी कि ना जॉब्स, मार्केट ओपन थी, सही। जॉब्स मिल रही थी। तो मुझे इतना बस ये था कि ईद, बकरा ईद ख़त्म होगी और इंशाल्लाह इंटरव्यूज़ शुरू हो जाएंगे, क्योंकि सीज़न होता है, सही। तो कोई ना कोई मिल जाएगी। लेकिन बस ये कह लें कि आप, मेरी 31 मई को आखिरी डेट थी पिछले साल की, सही। और 5-6 तारीख को ईद थी, 6 जून को, और ठीक। 5 तारीख को मुझे अटैक हो गया, 5 जून को। तो मतलब इस तरह से हुआ मेरे साथ से कि ना उन छुट्टी के बस इन 4-5 दिन के अंदर मुझे अटैक हो गया। तो अब आप स्टेबल है अल्हम्दुलिल्लाह, फिट हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। कोई स्टड वगैरह डाला गया था या क्या? एक डला था। अच्छा। और हाँ, इस तरह से हुआ था कि पता नहीं, उस दिन रात में मेरी तबीयत है ना ज़रा काफ़ी ख़राब लग रही थी, मुझे एसिडिटी हो रही थी काफ़ी। तो मैं ना बार बार वो हो रहा था कि मैं जब सीना दबाता था तो मुझे थोड़ी सी गैसेस आती थी और मैं फिर रिलैक्स फील करता था। लेकिन सुबह में है ना, क्योंकि अरफात का रोज़ा भी रखना था, तो हम जब सहरी में है ना उठे, तो मुझे बस यही हो रहा था कि यार बहुत तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं बगैर सहरी के रोज़ा रख लेता हूँ। तो मैंने बस थोड़ी मोड़ी सलाद खा ली, रोज़ा रख लिया। लेकिन बस सुबह 7 बजे कह लेंगे कि ना अलार्म बजा के भाई उठो चलो तो बस मैं उठा और मैंने कहा फिर दोबारा सीने में दर्द हो रहा है। मैंने दोबारा दबाया लेकिन फिर डकारें नहीं आई। और उसी दौरान मैंने हमारे साथ, हमारे जो दोस्त रहते हैं, उनको मैंने उठाया। उनका उससे 1 साल पहले हुआ था अच्छा। अटैक। तो उनको मैंने उठाया, मैंने कहा भाई मेरी तबीयत ख़राब हो रही है तो हॉस्पिटल चलना है। तो उन्होंने कहा कैसे हो रही है तबीयत ख़राब? मैंने कहा मुझे सीने में दर्द हो रहा है जैसे रात में हो रहा था, लेकिन अभी मुझे डकारें नहीं आ रही। तो उसी दौरान ना मेरे जबड़ों में दर्द हो गया, और है ना मैंने फिर उनको ये इशारा किया, उन्होंने कहा बस चलो। तो बस फिर मैंने उनको कहा मैं चल नहीं सकता हूँ क्योंकि मेरे बहुत शदीद दर्द हो रहा है, एम्बुलेंस बुलाएं। तो बस एम्बुलेंस आई यहाँ पे आके, है ना एम्बुलेंस ने मुझे स्ट्रेचर में लिटाया। उन्होंने चेक किया तो उन्होंने कहा अटैक हो गया। तो उन्होंने फिर मुझे गोलियाँ दी, मुझे रखी, फिर वो मुझे लेके भागे। तो हम मवासात हॉस्पिटल में गए, वहाँ जाके फिर मेरा स्टैंड डाला। तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैं थोड़ा सा स्टेबल हो गया था। लेकिन उसके बाद भी फिर मुझे एक और बीमारी हो गई, पेरिनेल एब्सेस। आप लोगों ने कभी भी नाम नहीं सुना होगा, मैंने खुद पहली दफ़ा सुना और एक्सपीरियंस किया। तो वो इतनी शदीद हो गई थी मुझे कि ना मेरा चलना फिरना दोबारा हो गया था। मेरी टांगों में बीच में ना पूरे पस आ गया था। अच्छा। तो उसकी वजह से ना मैं चल भी नहीं पा रहा था, और पूरे मेरे जो ऑर्गन्स थे वो मतलब ये कह लें कि सूज गए थे पस होने की वजह से। तो बस वो उसका फिर ऑपरेशन हुआ एक, और फिर उसके बाद में मैं ना थोड़ा सा, लेकिन मैं उस दौरान में ना तकरीबन महीना लग गया मुझे सिर्फ वो उस दर्द को सहने में। तो वो तकलीफ़ जो थी ना वो इतनी ज़्यादा थी कि मतलब वो हार्ट अटैक वाला जो सीन था वो तो बस चंद घंटों का था, और वो चंद मिनटों में ना सही भी हो गया। हाँ। लेकिन ये जो था इसने मुझे बहुत तकलीफ काफ़ी दी, लेकिन तकलीफ अल्लाह का शुक्र है
कि वो टाइम भी गुजर गया और है ना अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। जिन लोगों ने मुझे देखा आए मुझसे मिलने, काफ़ी दोस्त लोग आए क्रिकेट के भी वैसे भी, वो ख़ुद भी बहुत परेशान हुए कि है ना ये किस किस्म की बीमारी है जो है ना मतलब ऐसे कैसे लग गई। लेकिन है ना डॉक्टर बताते हैं कि शायद ये ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन वगैरह की वजह से हो जाती है, तो अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, तो महराज भाई आपने अपनी तकरीबन आलमोस्ट हिस्ट्री मुझे बता दी है, लेकिन इस दौरान आपने अभी तक क्रिकेट का जिक्र नहीं किया कि आपको क्रिकेट का शौक़ कब पैदा हुआ और जब आप बीमार हो गए आपको हार्ट अटैक भी हो गया, फिर आपने और भी बीमारी का जिक्र किया, उसके बाद फिर आपने क्रिकेट को कैसे दोबारा शुरू किया? देखें, बीमारी के बाद में मैं जब मेरा ऑपरेशन हो गया तो मैं मतलब पाकिस्तान चला गया। सही। कि अभी जॉब तो है नहीं, तो थोड़ा आराम करने के लिए मैं पाकिस्तान चला गया। सही। तो उधर तकरीबन 2 महीने रहने के बाद मैं वापस आया हूँ। तो अगस्त एंड में मैं वापस आया हूँ पाकिस्तान से। तो उस वक्त फिर ये था कि EPC का सीज़न शुरू होने वाला था। तो अब आपको पता है कि कीड़े होते हैं क्रिकेट के वो तो किसी सूरत में मरते नहीं हैं। लेकिन है ना बहुत सख्त हिदायत थी मुझे घर वालों की तरफ से कि है ना अब क्रिकेट मज़ीद नहीं खेलनी है। और लेकिन चूँकि रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टीम को खिलाना भी है, चलाना भी है, तो EPC का सीज़न। तो आगाज़ कहाँ से किया था क्रिकेट का? मैं चला जाता हूँ, अभी बैक चला जाता हूँ, लेकिन मैं इसको कंप्लीट कर लूँ। तो ऐसा हुआ कि जब मैं आया तो आने के बाद में ना EPC का सीज़न आपको पता है अक्टूबर के फर्स्ट वीक में शुरू हुआ जी। तो मैं अगस्त के एंड में आया। तो अब बीच में सितंबर एक ऐसा महीना था जिसमें हमें प्रैक्टिस भी करनी थी, तैयारियां भी करनी थी। तो उन दिनों मैंने अरामको में मैचेस रख लिए, अपने फ्रेंडली मैचेस, तो वहाँ हम खेलने चले गए। तो 2 मैच ऐसे हुए जिसमें है ना लड़के हमारे शॉर्ट थे लेकिन हमें खेलना था। अच्छा। प्रैक्टिस करनी थी, तो मैं भी खेलने से खड़ा हो गया। सही। तो उसमें फिर ये हुआ कि मैं, चूँकि लड़के मुझे बहुत मना कर रहे थे, लेकिन मैंने कहा नहीं, अगर मैं हिम्मत नहीं दिखाऊंगा तो फिर लड़कों का क्या होगा। सही। तो मैं खुद भी खड़ा हो गया और स्लिप में खड़ा रहा ज़्यादा टाइम पे। तो उस दौरान ऐसा हुआ कि स्लिप में मुझे 2 कैच मिल गए। आप जानते हैं उसको, छोटा डॉन जो है हमारा, अहमद। हाँ बिल्कुल जी, उसकी बॉल पे 2 कैच निकले और मैंने बैक टू बैक कैच पकड़ लिए। एक है ना आगे डाइव लगा के पकड़ लिया, वो जो पकड़ लिया तो वो इतनी एक्साइटमेंट थी कि ना उसमें याद ही नहीं रहा कि भाई कुछ हुआ था। उसके फौरी नेक्स्ट ओवर में फिर है ना जब कैच निकला तो वो मुझे है ना राइट साइड पर डाइव लगा के पकड़ना था, वो भी मैंने पकड़ लिया। लेकिन जब वो पकड़ के मैं खड़ा हुआ तब है ना जब लड़के भाग के आए तो उस वक्त मैं ना झटके से गिर गया था। तो फिर लड़कों ने कहा कि महराज भाई बस बहुत हो गई, अब जाएं आप रेस्ट करें, 2 खिलाड़ी आउट हो गए, बाकी का हम देख लेंगे। तब मुझे फिर हिम्मत हुई, मैंने कहा चलो मैं खुद भी बच गया हूँ और लड़के भी मुतमईन हो गए। फिर मैं बाहर चला गया। फिर है ना फिर ये था कि अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैं इतना कॉन्फिडेंट हो गया था कि चलो ठीक है, इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। तो फिर है ना मैंने थोड़ी सी वॉकिंग वगैरह भी स्टार्ट की, लड़कों के साथ प्रैक्टिस भी करता रहा। तो खेला मैं कम इस सीज़न में, लेकिन ये कि जब मुझे लड़के शॉर्ट हो रहे थे या लड़के ज़्यादा कहने लगे कि महराज भाई आप खेलें, तो मैंने फिर 2-4 मैच खेल लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। लेकिन जो आपका सवाल है कि कहाँ से शौक़ स्टार्ट हुआ, तो ये मेरे वालिद साहब बहुत शौकीन। अच्छा। मेरे दादा बहुत शौकीन, चचा वगैरह, मामू, सब हमारे ख़ानदान में शौक़ क्रिकेट का। और यहाँ पे जब मैंने होश संभाला सऊदीया में, तो यहाँ पे अब इतनी पुरानी बात करूँगा जब आप ऑब्वियसली पैदा भी नहीं हुए थे। सही। वो डायलॉग है ना, जब आप पैदा भी नहीं हुए थे। सही। तब से शौक़ है। हाँ। तो वो वाली बात है। तो मैंने वालिद साहब को देखा कि वो क्रिकेट खेलते थे। और मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि मेरे वालिद जिस कंपनी में थे उसी कंपनी में ज़ुहैब अली शाह, अच्छा, हमारे हूबर रेंजर्स के जो CEO हैं जी, उनके वालिद साहब और मेरे वालिद साहब कंपनी की टीम में खेलते थे, सेम टीम में। उनके वालिद साहब जो थे वो कैप्टन थे, मेरे वालिद साहब वाइस कैप्टन थे और विकेट कीपर बैट्समैन थे। सही। तो वो तो ज़ुहैब अली शाह तो खैर पैदा भी नहीं हुआ था शायद, मैं मुझसे छोटा है वो ऑब्वियसली, लेकिन मैं उनके मैचेस देखने के लिए कभी कभी जाता था। और इसलिए मुझे है ना पता था कि ना मतलब मुझे भी शायद क्रिकेट खेलनी हो। तो वो दोनों, ज़ुहैब अली शाह को भी उन्हीं से आया, मुझे भी अपने वालिद साहब से आया। सही। तो
ये आपके लिए शायद एक इंकशाफ जी, जी, भी हो। नई बात है हमारे लिए कि बिल्कुल एग्जैक्टली। आपके वालिद साहब और ज़ोहेब अली शाह साहब के वालिद साहब जी जो हैं जी वो दोनों एक ही टीम में खेलते थे, एक जी कैप्टन थे, एक वाइस जी कैप्टन थे। एग्जैक्टली और एग्जैक्टली दोनों जितना ज़ोहेब अली शाह साहब को क्रिकेट का शौक है, उसी तरह आपको भी क्रिकेट का बहुत एग्जैक्टली शौक है। यही है। तो वहाँ से शौक पैदा हुआ। तो लेकिन उस वो दौर ऐसा था जिसमें ना ग्राउंड्स होते थे ना कुछ होता था, और हम बिल्कुल छोटे बच्चे हुआ करते थे। तो हम सिर्फ गलियों में खेलते थे, या घर की जो घर के अंदर जो बिल्डिंग के अंदर जो कॉरिडोर होता है उसमें खेलते थे। और आप अगर ज़ोहेब अली शाह से भी पूछेंगे तो हमने बेशतर वक्त जो है क्रिकेट का बिल्डिंग की जो अंदर कॉरिडोर होती है उसके उसमें अंदर खेला खेला, है, सही। उसमें खेला था। क्योंकि माहौल ऐसा था यहाँ पे सऊदीया में, क्योंकि इतने ग्राउंड्स भी नहीं थे, इतनी लाइट्स नहीं थी, रोशनी नहीं होती हुआ करती थी, होती थी लेकिन ऐसी भी नहीं होती थी कि आप बच्चों को आप बाहर छोड़ें, बच्चे जाएं घूमें फिरें। अब तो बहुत माहौल बहुत बेहतर है। तो वो उस दौर की बात कर रहा हूँ जब हम बाहर अकेले जाके नहीं खेला करते थे। तो तो प्रॉपर क्रिकेट का आगाज़ कब किया आपने? प्रॉपर क्रिकेट आप कह लें कि जब मैं थोड़ा सा मैट्रिक में आया, और मैट्रिक में मैं आपको बताऊं, मैट्रिक का जब हम फाइनल प्रैक्टिकल दे रहे थे बायो का 1992 में, सही। तो हम जब लैब में थे, लेबॉर्ट्री में थे, प्रैक्टिकल दे रहे थे, उस टाइम पे हमें खबर मिली थी कि पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीता है। अच्छा, जी, हमें 1992 की बात कर रहे हैं आप? 1992 की बात कर रहा हूँ, जब मैंने मैट्रिक का फाइनल का वो दिया था, प्रैक्टिकल आखिरी प्रैक्टिकल था हमारा। तो उस दिन हमें प्रैक्टिकल में ना खबर मिली थी कि पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीत लिया है। तो बस ये समझे कि तब से है ना ये हो गया कि बस हमने भी खेल अच्छा, लिया यानी क्रिकेट। आपको मोहब्बत 1992 से इमरान खान से भी है, हैं? एग्जैक्टली ऐसे ही है, ऐसे ही है। नहीं, लेकिन मुझे इमरान खान से मोहब्बत आप कह लें कि उसके सियासी कैरियर से हुई। अच्छा। उससे पहले ना आप ये कह सकते हैं कि ना मतलब, क्योंकि हम सऊदीया में रहे हैं, पले बड़े हैं यहाँ पे, कोई ऐसे चैनल नहीं थे, कोई ऐसी वो नहीं थी जिस पे है ना क्रिकेट आती थी। शारजा का चैनल एक था उस ज़माने में, सही। जिस पे अगर शारजा के टूर्नामेंट होते थे तो वो उसके मैचेस आते थे, लेकिन वो भी हर एक के पास साफ नहीं आते थे। एंटीने वाला दौर था, तो वो कभी घुमाया एंटीने को और वो साफ हो गया तो हो गया। ये 1998 1999 की हाँ, बात ये कर रहे हैं आप? यहाँ पे जो डिश आई है ना वो तकरीबन आई है 96 97 में जाके ना आई है डिश। वो भी हर एक के पास नहीं आई है, किसी किसी के पास आई है। अच्छा। तो जिनके पास आती थी डिश होती थी, उनके पास अगर मैचेस आ रहे होते थे तो सब लोगों की गैदरिंग उधर हो जाती थी, तो जाके बैठ के देख लेते थे। तो इस तरह से होता था। तो वो जो एक पीरियड होना कहते हैं ना, कि अगर मैं ये कहूँ कि मुझे इमरान खान से मोहब्बत है, मैं उसका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ क्रिकेट को लेके, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमने उसके मैचेस ही नहीं देखे। सही। आप देखें, अगर हमने देखे होते तो हमें पता होता। हमारे पास इधर टीवी नहीं है, कुछ नहीं है, टीवी है तो मैचेस नहीं आ रहे, तो बिल्कुल। हमें कैसे पता। 1999 का वर्ल्ड कप देखा है? वो देखा है। उसका फाइनल देखा है? जी, वो सब देखा था, क्योंकि हमारे पास डिश आ गई थी तकरीबन 97 98 में। सही। जब मैंने जॉब शुरू की तो फिर मुझे हुआ कि भाई पैसा भी तो आ रहा है तो डिश भी आनी चाहिए। सही है। तो उस वक्त फिर है ना उसके बाद से फिर है ना शौक़ हुआ, तो क्रिकेट के तकरीबन फिर सारे मैचेस देखने शुरू किए, तो इस तरह से हुआ। तो ये है। अब इसमें अगर आप ये कहें कि मैंने स्कूल लाइफ में अगर कोई क्रिकेट खेली है, तो मैंने स्कूल लाइफ में सिर्फ है ना छुट्टियों में, मतलब अगर किसी लड़कों के साथ खेल लिया तो खेल लिया। मैंने स्कूल की किसी टीम में नहीं खेला। तो ईपीसी को कब ज्वाइन किया? ईपीसीओ को मैंने ज्वाइन किया तकरीबन 1900 हाँ 1997 98 में इस तरह ज्वाइन किया था। वो भी इस तरह से ज्वाइन किया था कि मैं एक दफ़ा कुछ किसी दोस्त ने बोला कि भाई ट्रायल्स हो रहे हैं एक टीम के, अच्छा। अगर खेलना है तो चले जाओ। तो मैं टेप बॉल खेलता था, सही। तो मैंने सोचा कि ठीक है जाके देखते हैं ट्रायल्स। तो मैं जब गया तो उधर है ना गामदी क्रिकेट क्लब, आपने नाम सुना होगा। जी जी बिल्कुल। जी, उनके ट्रायल्स हो रहे थे तो मैं उधर गया, तो वहाँ पे मैं सेलेक्ट नहीं हुआ। लेकिन वहाँ पे ना एक और टीम के लोग आए हुए थे, उन लोगों ने मुझे कहा कि तुम खेलोगे हमारे साथ। वो थे इमरान टाइगर्स। अच्छा। वो भी बहुत ज़बरदस्त टीम थी उस दौर की। तो उन लोगों ने कहा खेलोगे, मैंने कहा हाँ खेलूँगा। तो मैं उनके साथ है ना मुंसलिक हो गया, और फिर ये कह लें कि मैंने उनके साथ भी हार्डली 2-4 मैच ही खेले थे, लेकिन है ना मैं उनके साथ फील्डिंग वगैरह करता, क्योंकि मैं यंग था। वो लोग है ना क्या कहते हैं, जैसे आजकल की टीम है ना आपकी बिलाल फ्रेंड्स, जी जी।
उसमें ज़्यादातर सीनियर लोग हैं। सीनियर, हाँ बिल्कुल। तो वो भी टीम वैसी थी कि ना ज़्यादातर सीनियर थे, तो उनमें मैं एक है ना ऐसा बंदा था जो है ना हर एक की फील्ड जगह जाके फील्ड करता था। तो मैंने उनके साथ 2-3 साल लगाया और मैंने बहुत कुछ सीख लिया उन लोगों से। तो फिर उसके बाद में मुझे ये हुआ कि यार ये हार्ड बॉल है ना बहुत तंग कर रही है। मेरी जॉब भी ऐसी हो गई थी कि ना मुझे है ना एक ही दिन की छुट्टी मिल रही थी, तो मैंने कहा यार वो भी फिर पूरा दिन है ना फील्डिंग करने में बर्बाद हो जाती है, तो या तो आदमी जॉब कर ले या फिर आराम कर ले। लेकिन फिर भी मैंने टेप बॉल खेली, मैंने कहा टेप बॉल तो खेलूँ मैं। तो टेप बॉल फिर मैं खेलता था। तो आप ये कह लें कि थर्सडे नाइट हम जाते थे खेलने के लिए सही। खुबर अस्कान। बरसकान पे। खुबर अस्कान में उधर मेला लगता था रात में, वहाँ पे हम जाते थे खेलने के लिए। तो वहाँ पे है ना मेरी दोस्ती हुई अवैस से, अवैस कुरैशी। अवैस कुरैशी, अच्छा, जो आजकल फिर हमें रामको में है शायद। वाह वही, हाँ। उनसे मेरी दोस्ती हुई। तो हम वो टीम में मैं खेलना शुरू हो गया था। हम थर्सडे नाइट खेलते थे और है ना बस वो हम है ना इन्जॉयमेंट के लिए खेलते थे। तो अवैस वहाँ पे कैप्टन था, तो हम जाते थे खेलते थे, उधर बड़ा मज़ा आता था। लेकिन है ना 2003 में ना हम बेशतर लड़कों की ना शादियाँ हो गई। मेरी भी शादी 2003 में हुई, अवैस की भी शादी हुई और 2-4 लड़कों की शादी हुई। तो सब ने डिसाइड किया कि यार बस बहुत हो गई क्रिकेट, क्रिकेट हल्ली वल्ली मास्तरामा। तो शादी हो गई है बस। हमने ये सोचा कि शायद हाँ शादी के बाद में शायद क्रिकेट नहीं होती। तो हम गए, शादी हुई, वापस आए। तो आने के बाद में अब फारिग करें तो क्या करें। मेरी वाइफ भी नहीं थी यहाँ पे, मैं अकेला ही आया था। तो उस दौरान है ना ये आप कह लें कि आपको मैं एक और भी इंकशाफ करवाता हूँ। जी, शादी आपने पाकिस्तान में की या सऊदी अरब में की? पाकिस्तान में शादी मेरी ख़ानदान में हुई, पाकिस्तान में। तो मैं जब वापस आया, आने के बाद में है ना आप राइफ को जानते हैं? जी बिल्कुल, आरिफ आरिफ भाई। राइफ आरिफ को जानते हैं, वो मेरा फर्स्ट कज़न है। अच्छा। जी। तो उसका जो छोटा भाई है हम्म, वो स्कूल में था। अच्छा। वो मेरे वो उसने मुझे कहा कि टीम बनानी है लड़कों की। अच्छा। तो मैंने कहा कि तो फिर मैंने कहा लड़कों की टीम बनानी है और आप उसको लीड करेंगे और मैं लड़के जमा करके दूंगा आपको, मैं लड़के लेके दूंगा। अच्छा। तो मैंने कहा ये कैसे हो सकता है। अच्छा, मैं सिर्फ यही लड़का मेरा कज़न उबैद नाम है उसका, वो अच्छा। नहीं था। साथ में उसके एक और लड़का था, उसको भी आप जानते हैं, अरसलान शकील को जानते हैं आप? बिल्कुल, अरसान शकील को जानते हैं। यंगर्स में जो है, बिल्कुल है। उसका भी छोटा भाई उसका क्लास फेलो था। अच्छा। जी। उसके साथ एक और लड़के को भी आप शायद जानते होंगे, अदील नियाज एक लड़का था। हाँ बिल्कुल, अदील नियाज जो थोड़े अर्से पहले काफ़ी कंट्रोवर्शियल हो गया था, और सैक हंटर्स की भी टीम थी उसकी। हाँ बिल्कुल, अदील नियाज, हाँ हाँ हाँ। अच्छा, वो भी आपके रिलेटिव हैं? एग्जैक्टली। ये अच्छा। तीनों लड़के आए थे मेरे पास उस वक्त, बिल्कुल स्कूल में थे वो। अच्छा। तो ये तीनों आए थे मेरे पास, उन्होंने कहा कि हमें टीम बनानी है लड़कों की, लेकिन हमें एक बड़ा लड़का चाहिए, मतलब आप जैसा जो सीनियर चाहिए उन्हें- जो है ना लड़कों को हैंडल करे, हाँ। और है ना हमें बस मतलब खेलना है। तो मैंने कहा ठीक है, तो लड़के कैसे करोगे? कहना वो हमारे हम पे छोड़ दें, हम कर लेंगे। मैंने कहा ठीक है। तो उस वक्त मैंने फिर है ना उस वक्त मेरा इतना माइंड नहीं था। मैंने कहा यार ये लड़के कह रहे हैं, इनके ठीक है बना लेते हैं। तो मैंने एक टूर्नामेंट हुआ टेप बॉल का, उसमें मैंने टीम डाल दी। मैंने कहा ठीक है खेलो, देखते हैं। तो उस वक्त है ना मैं आपको एक और भी बात बताता हूँ। उस टीम में ना वो हमने बनाई थी एक, बस नाम रख दिया मैंने लियो नाम की एक टीम बना दी। उसमें है ना मैं आपको बताता हूँ किस किस ने खेला था मेरे साथ। मुन्ने ने खेला था, अच्छा, उस दौर की बात कर रहा हूँ। रिजवान अख्तर की जी, बात कर रहे हैं। जी, अच्छा। मुन्ने ने खेला था, दानिश ने खेला था। अच्छा, दानिश लेफ्टी। जी, सही। दानिश ने खेला था, ये तीनों ने खेला था। और किसने खेला था? लारा ने खेला था, नहीं लारा ने नहीं खेला था शायद। अदील नियाज भी खेलते थे? हाँ, वो मेरे साथ ही खेलता था। अच्छा। तो तो वो आजकल किधर है अदील नियाज? वो मुझे अंदाज़ा नहीं है कहाँ है। वो मेरे ख्याल में बहरीन में है, लेकिन मैं राब्ते में नहीं हूँ काफ़ी अर्से से। अच्छा। तो बहरहाल वो जो मोमेंट था, वो हमने पहला एक मैच खेला और वो नॉकआउट टूर्नामेंट था टेप बॉल का। अच्छा। उसमें हम हार गए, उसमें हम बाहर हो गए। मैंने कहा ख़त्म, सब ठंडे हो गए, अब बस ख़त्म। लेकिन वो फिर मेरे पास आए कि ना हमें खेलना तो है। तो
फिर मैंने कहा कि यार अब ये तो सीरियस मामला है। तो फिर है ना मैंने कहा अच्छा ठीक है, रुक जाओ करते हैं कुछ। तो उन दिनों है ना हमें पता लगा एक ऑर्गेनाइजेशन है, एसोसिएशन है, EPTA, ईस्टर्न प्रोविंस टेप बॉल एसोसिएशन। अच्छा। जी। तो वो लोग, उन्होंने एक टूर्नामेंट ऑलरेडी करा दिया था, अब वो दूसरा टूर्नामेंट कराने वाले थे। उस वक्त उन्होंने जो कराया था टूर्नामेंट, वो 2-3 टीमों के साथ मिलकर कराया था। अब वो थोड़ा बड़े पैमाने पे करना चाह रहे थे, तो इन लोगों को पता चल गया था। इन्होंने मुझे बोला कि उस टूर्नामेंट में हमें टीम डालनी है, आप बस करें कुछ। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने फिर अवेश को रब्ता किया, मैंने कहा अवेश टीम बनानी है और तुम मेरे साथ खेलोगे और हमने ना टीम बनानी है। तो अवेश ने कहा ठीक है। अवेश भी आपको पता है कि भरपूर क्रिकेट लवर है। हाँ, क्रिकेट से मोहब्बत रखते हैं वो भी। हाँ, मैंने उसको कहा बस घर में बहुत आराम हो गया, आ जाओ। चलो। तो अवेश मेरे साथ शामिल हुआ। अब उस टीम में मैं था, अवेश था और एक और हमारे दोस्त थे जो हमारे साथ टेप बॉल खेल रहे थे उधर नाइट में। अच्छा। वो थे, हम 3 बस बड़े थे, बाकी सारे लड़के कॉलेज के भी नहीं थे, स्कूल के लड़के थे। सही। हम 3 बड़े थे और 2 गाड़ियाँ थी अच्छा। और बाकी लड़के। अब उसमें चक्कर ये हुआ, उसमें फिर है ना हमने ना अब मुन्ना वगैरह जो थे वो लोग फिर हमारे साथ नहीं खेले, लेकिन ये लड़के हमारे साथ खेले। तो अवेश के भाई, मेरा भाई और नवाब को आप जानते जी, हैं, बिल्कुल। ये भी हमारे साथ था। काशिफ को आप जानते हो, अगर काशिफ हाँ, बिल्कुल जानता हूँ काशिफ भाई को ये भी। जो- आजकल वो स्टील क्या कोई। नहीं, आप वो दानिश लोगों की टीम में एक काशिफ लड़का खेला है, वो अभी अब नहीं खेल रहा है, वो हमारे साथ अच्छा। था उस दौर में, वो भी स्कूल का ही लड़का था। सही। तो ये लोग लड़के हैं ना, ये जो अभी आजकल के जितने भी स्टार्स बन चुके हैं ना, ये सब मेरे साथ खेल चुके हैं। अच्छा। जी, आप देखें ना जिन जिन के मैं नाम ले रहा हूँ, ये सब कहाँ हैं अभी, सब अपनी टीमें चला रहे हैं, स्टार्स हैं अभी। तो ये सब है ना मेरे साथ इन्होंने स्टार्ट किया। तो मैं टेप बॉल की बात कर रहा नहीं, हूँ। आप लोगों ने, आप अभी तक ईपीसी तक नहीं पहुंचे। मैं अभी तक आप इसी सिर्फ पहुंच टेप ही की नहीं। बात कर रहे अभी हैं। मैं टेप की बात कर रहा हूँ कि हम टेप बॉल खेल रहे हैं। तो इसमें है ना ऐसा हुआ कि ना हमने फिर नाम रखा यंगन्स। अच्छा। यंगन्स तो नाम यंग गन्स का नाम आपने कब ये रखा? ये बिल्कुल जब हमने टूर्नामेंट शुरू करना था तब रखा, क्योंकि 2004 से? 2004 कह लें, 2004 के बिल्कुल अर्ली में हमने यंगन्स बना ली थी। सही। जी, बल्कि 2003 के एंड में हमने बुनियाद रख दी थी और 2004 में वो टूर्नामेंट शुरू हुआ था, तो हमने सही। है ना वो यंगन्स स्टार्ट कर दी थी। तो उसमें है ना क्या कहते हैं, वो जो टूर्नामेंट था हमने खेला, तो उसका दो मैच हुए, हम दोनों मैच जीत गए। सही। तो उसमें ना मेरे वालिद साहब की डेथ हो गई। तो मेरे वालिद साहब है ना, वैसे मेरे वालिद साहब कहते थे कि ना ये टेप बॉल क्या तुम लोग खेलते हो, ये तो बच्चों के खेलने तो हार्ड बॉल खेलो। सही। लेकिन अब हम थे मलंग आदमी, हम कहते थे कि भाई छुट्टियां भी करनी है, रेस्ट भी करना है, शौक पूरा करना है खाली। तो मैंने कहा बस ठीक है। लेकिन है ना, अच्छा मैं आपको ये भी बताऊं कि यंगन्स का जो नाम है या कॉन्सेप्ट है ना, ये इस तरह से पढ़ा के, क्योंकि मेरे पास सारे स्कूल के लड़के थे, सही। तो मैंने कहा ये सारे यंग हैं, यंग बच्चे थे सारे। यंग बच्चे हैं और सारे खेलते हैं, तेज भागते हैं, दौड़ते हैं, तो ये गन्स की तरह गन्स की करते तरह। हैं। तो मैंने वो एक यंग गन्स यंग उसका गन्स नाम बना रख दिया। अब मैं भी यंग ही था, अवेश भी यंग था, एक और जो थे वो भी यंग थे, लेकिन हम इन लोगों के मुकाबले में बड़े थे। सही। यंग गन्स हमने बना ली, तो कॉन्सेप्ट वहाँ से आया कि यंग गन्स कैसे बनेगी। तो यंग गन्स में कोई ऐसा मैच यादगार हो जो हमेशा आपको याद रहा हो? बिल्कुल ऐसे ही है। यंगन्स जब मेरे वालिद साहब की डेथ हुई ना, तो उसके फौरी बाद में ना लड़कों ने बस कह दिया कि ना अब हमने मैच जीतना ही जीतना है, सही। सारे टूर्नामेंट जीत। और वो वाकई ऐसा हुआ कि पहला टूर्नामेंट यंगन्स का ऐसा हुआ कि हमने टूर्नामेंट जीत लिया। अच्छा। जी, वो टेप बॉल का टूर्नामेंट था? टेप बॉल का टूर्नामेंट था, ठीक उसमें है। 24 टीमों ने हिस्सा लिया था ठीक है। और वो हमने जीत लिया था। सारे के सारे परेशान थे कि ये लड़के हैं, इसमें बच्चे हैं, ये लोग क्या करेंगे। क्वार्टर फाइनल में है ना हमारा हार्ड बॉल से आई हुई एक टीम थी, उससे मुकाबला हुआ, वो हमने जीता। सेमीफाइनल में एक टीम आई, वो भी हार्ड बॉल से आई थी खेलने के लिए, हमने उससे भी जीता। फिर फाइनल भी मार दिया, उसमें भी है ना काफ़ी हार्ड बॉल के लोग खेलते थे। सही। तो है ना इस तरह से हुआ कि सब जो भी आता था कहता था यार ये बच्चों से कौन लड़ेगा, बच्चों से कौन खेलेगा। तो लेकिन है ना बच्चों ने उनको बता दिया कि छोटा बच्चा जान के ना कोई ऐसा आग नहीं है। दिखाना रहे, वो वाला हिसाब हुआ। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह वो जीते। उसके बाद में अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही फतूहात का सिलसिला शुरू हुआ, नए लड़के भी आते रहे जाते रहे।
अच्छा इसमें अब इतना वो हो गया हमारा कि लड़के जीतना शुरू हुए। आपको पता है कि हम लोग अगर जैसे बड़े हैं, हम कितने भी शौकीन क्यों ना हो क्रिकेट के, हम लोगों का ये होता है कि ठीक है मेरा दोस्त खेलने जा रहा है, मैं कभी चला जाऊंगा, कोई बड़ा मैच हुआ तो हमारा ये होता है। लेकिन ये बच्चे तो हाँ, बच्चे तो ऐसे ऐसा ना, था हाँ कि जी। ना अच्छा मेरा दोस्त जा रहा है, पूरी रात जाग रहे हैं वो सिर्फ सुबह का मैच खेलने के लिए, अपने दोस्त को सपोर्ट करने के लिए। गाड़ियां हैं 2, लड़के हैं कम से कम 22-25, कैसे जाएंगे कोई पता नहीं है, बस जोश में पूरी जाना है बस। पूरी रात जाग रहे हैं कि ना हमने मैच देखने के लिए जाना है। तो ना जब मैं उधर पहुंचता था, हमने स्पॉट फिक्स किया हुआ था खूबर में, टुन टुन आपको पता होगा, बल्कि आपको नहीं पता होगा, टोन के जहाँ नाम पे से। ये मस्त बिरयानी है ना, जी जी। वहाँ पे एक टुन पान शॉप थी। ठीक है। वो है ना स्पॉट हमने फिक्स किया हुआ था वहाँ पे। उधर सुबह सुबह 6:30 बजे इतने लड़के जमा होते थे कि ना मतलब मुझे एक दो दफ़ा है ना पेरेंट्स की कॉल आ गई कि आप लोग कर क्या रहे हैं, हमारे बच्चों को सुबह सुबह किधर लेके चले जाते हैं आप। लिटरली यकीन करें, मैंने कहा कि मैं क्या कर सकता हूँ भाई, मैं तो खेलने के लिए लेके जाता हूँ। तो है ना मतलब मेरे साथ ये सीन भी हुआ है कि है ना, तो है ना इतने बच्चे जमा हो जाते थे, फिर मुझे है ना मतलब मैच से पहले ना टैक्सी में अरेंज करनी पड़ती थी। हमने 2 गाड़ियों में लोगों को, बच्चों को ठूसना भी होता था, फिर है ना ग्राउंड ले जाना होता था, खिला के फिर वापस भी लाना होता था। तो ईपीसी में आपने लेदर बॉल यानी कब स्टार्ट किया? मैं आपको बताता हूँ, मैं ना जिस एसोसिएशन की या ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूँ ना, ईपीटीए की, उस एसोसिएशन में अल्हम्दुलिल्लाह मैं फिर उनकी कमेटी का हिस्सा बन गया था। अच्छा। और मैं उधर वाइस प्रेसिडेंट तक चला गया था, अच्छा। आहिस्ता आहिस्ता करते करते। तो उसमें है ना मैंने काफ़ी रोल प्ले किए, पहले जनरल सेक्रेटरी बना, फिर टूर्नामेंट सेक्रेटरी बना, फिर है ना अंपायरिंग का पैनल मैंने देखा, और है ना उसके बाद में वाइस प्रेसिडेंट भी बन गया मैं। ये मैं सब बातें उस वक्त की कर रहा हूँ जब है ना, टेप बॉल खेल रहे थे आप जब हम टेप बॉल खेल रहे थे, और ईपीसीए में मुश्किल से 10-12 टीमें ही होती थी, अच्छा। और वहाँ पे है ना 20-20, 24-24 टीमें होती थी। और उस दौर में लोग हार्ड बॉल के मैचेस छोड़ के टेप बॉल खेलने आते थे कि टेप बॉल खेलनी है हमने। अच्छा। तो मतलब मैं उस दौर की बात बता रहा हूँ। और मेरे हार्ड बॉल में आने की वन ऑफ द रीज़न ये भी है, जो मैं आपको कह रहा हूँ ना कि टेप बॉल खेलने के लिए लोग आते थे। तो अल्लाह जन्नत नसीब करे सिकंदर फारूकी साहब को, अपने हमारे क्या नाम है उनका यार, मैं भूल गया। एक और भी हैं हमारे बड़े, अभी उनकी रिसेंटली डेथ हुई है, वो लोग, और इमरान फारूकी के वालिद साहब, ये लोग है ना अपने लड़कों को लेकर आते थे। इमरान फारूकी वगैरह ये लोग सब है ना टेप बॉल खेलने के लिए आते थे, हार्ड अच्छा। बॉल भी छोड़ के आते थे कभी कभी। तो है ना इतना क्रेज़ हो गया था टेप बॉल का कि है ना इन लोगों ने ना बाद में मुझे सिकंदर फारूकी साहब ने कहा कि भाई तुम और मैं ना मतलब हम फ्राइडे को ईपीटीए के टूर्नामेंट तो कराते थे, लेकिन मैं वीकडेज में भी है ना रात में टूर्नामेंट्स कराने लग गया था। अच्छा। क्योंकि इतना टेप बॉल का क्रेज़ हो गया था कि ना फ्राइडे के दिन दिल नहीं भर रहा था लोगों का, तो मुझे रात के टूर्नामेंट भी ऑर्गेनाइज करने पड़ रहे थे। और मैं रात में है ना दमा मस्कान जो है ना, इसकी जो लाइट जो ग्राउंड है, वहाँ पे पहले लाइटिंग होती थी, अच्छा। पूरे फुल फ्लैश लाइटिंग होती थी, वहाँ पे मैं टूर्नामेंट्स कराता था। और वहाँ पे भी है ना हफ्ते में 2 टूर्नामेंट कम अज़ कम, 2 मैचेस कम अज़ कम कराता था। अच्छा। तो इतना टेप बॉल का क्रेज़ हो गया था। तो ये लोग सब अपने बच्चों को लेकर आते थे टूर्नामेंट खिलाने के लिए। सही। तो वहाँ से इन लोगों ने मुझे कहा कि भाई आप हार्ड बॉल में आओ, हम आपको सपोर्ट करेंगे। सही। तो ये कह लेंगे उन लोगों का। फिर इसमें मैं एक और भी नाम लूँगा, ज़रूरी है, जाहिद शुजा, अगर आपने नाम सुना हो। जाहिद शुजा। जाहिद शुजा, शाहिद शुजा का भाई जो है बड़ा, शायद। ब्लैक हॉक्स का नाम सुना है आपने? हाँ, ब्लैक हाउस का नाम बिल्कुल सुना ये है। पहले जाहिद शुजा की टीम थी। हाँ। तो ये लोगों ने भी है ना हमें अपनी किट ला के दे दी कि है ना ये लो, आओ हार्ड बॉल खेलने के लिए। अच्छा। तो कुछ अर्सा हमने टिकटें संभाल के रखी कि हमने हार्ड बॉल नहीं खेलनी, हमने टेप बॉल ही टेप बॉल ही खेलनी खेलनी है। लेकिन है ना इतना वो हुआ कि मतलब मुझे इतना प्रेशराइज हुआ मैं कि ना अब इतने बड़े बड़े सीनियर लोग, सिकंदर फारूकी साहब और इमरान फारूकी के वाले साहब, और इतनी बड़ी बड़ी शख्सियात मुझे कह रही हैं आओ आओ खेलने के लिए, हम सपोर्ट करेंगे। तो मेरे लिए फिर वो हो गया कि मैं ठीक है जाता हूँ। तो हम इधर तो जीत रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत हमारा यंगर्स का नाम बड़ा ज़बरदस्त नाम वो हो गया था टेप बॉल में। फिर हम हार्ड बॉल में गए, तो पहले साल हम काफ़ी पिटे, लेकिन मैं चूँकि
कॉलेज लाइफ में तो नहीं, लेकिन कॉलेज लाइफ के बाद में जब जिन दिनों में फारिग था उन दिनों में हार्ड बॉल भी खेलने जाता था। तो मैं फिर हार्ड बॉल मैंने कहा ठीक है मैं चलाता हूँ। तो फिर मैं हार्ड बॉल में गया। तो उस वक्त ना हार्ड बॉल में जब मैं गया तो मेरे साथ टेप बॉल में जो लोग खेल रहे थे ना, मैं आपको बताता हूँ कौन कौन खेल रहा था। मेरे साथ खेल रहे थे साकिब भाई, तो साकिब भाई आजकल अल-खिफा स्टालियंस के कैप्टन। एग्जैक्टली वो मेरे साथ उनको मैंने इंट्रोड्यूस कराया था क्रिकेट में यहाँ पे। सही। उनको मैंने इंट्रोड्यूस कराया था, वो मेरे साथ खेलते थे। और अरसलान मेरे साथ आया। पहले अरसलान शकील जो है उसकी अपनी टीम थी टेप बॉल में, तो वो उसको मैं लेकर आया हार्ड बॉल खेलने के लिए। तो इसी तरह बहुत सारे लोग साद वगैरह ये सब तो मेरे साथ ही थे। ये एक बॉल यंग गन्स खेले में ये साथ जब से मैं देख रहा हूँ आपको, मेरे ख्याल में 2016-17 से मैं देख रहा हूँ यंग गन्स को, जी उस टाइम से ये साथ भाई जी। ये सब लोग आपके हाँ साथ हाँ, थे। ये आप तो साथ तो हो ये आपका जल्मी, आप तो अब जल्मी गन से खेल रहे हैं, जी जी। तो जल्मी गन से जल्मी यंग गन से जल्मी गन का सफ़र कैसे आपका वो शुरू हुआ या कैसे आपने किया? ये आप कह लें कि अभी मैं आपको अगर ये बताऊं कि हमने मतलब मैं अपनी पुरानी बात कंप्लीट कर लूं जी जी। कि हम यंगन्स जब हम हार्ड बॉल में आए तो पहले साल हमने मार खाई, लेकिन नेक्स्ट सीज़न में ही हमने ना लीग की ना ट्रॉफी जीत ली। अच्छा। तो बस ये समझें कि फिर वहाँ से है ना यंगन्स फिर से है ना हार्ड बॉल के वो हो गया कि भाई ये लोग जीत गए। और हमारे मोस्टली ऐसे मैचेस होते थे जिसमें ना हम जीतते जीतते हार जाते थे कि ना हम बड़ी टीमों को है ना हम टफ टाइम देके और बिल्कुल लास्ट मोमेंट में जाके हार जाते थे। लेदर बॉल के मैचेस में? जी जी जी। अच्छा। तो है ना हम मतलब ये कह लें कि पहले दिन से पहले सेकंड सीजन से हम है ना सबकी आंखों में खटकना शुरू हो अच्छा। गए थे। जी जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी नाम रहा और इस तरह से हुआ। और इसमें ये कहते हैं, ये कह लें कि यंगन्स काफ़ी साद का बहुत बड़ा रोल है इसमें चलाने में भी, मेरे साथ उसका बहुत सपोर्ट रहा। लेकिन ये कि अब अगर आप पूछ रहे हैं कि ना यंगन्स से ज़ल्मीगंज का सफ़र कैसे हुआ, तो ये कह लें कि आप जब आप एक लेवल पे पहुंच जाते हैं जहाँ से आपको एक ही चीज़ चूज़ करनी पड़ जाए, या तो दोस्ती चूज़ करनी पड़ जाए, या कह लें कि क्रिकेट चूज़ करनी पड़ जाए, या आप अपनी इज़्ज़त, अगले की इज़्ज़त रखने के लिए कोई ऐसा डिसीजन लेना पड़ जाए, तो बस ये समझ लें उसका एक मिक्सचर है जिसमें ना वो लोग नाराज़ तो हो रहे थे काफ़ी, लेकिन मैंने मुनासिब समझा कि ठीक है अब ये वो वक्त आ गया कि यानी आप ये सारे जवान हो गए हैं और मुझे यहाँ से स्किप कर जाना चाहिए, दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाना चाहिए। हाँ, मतलब आप ये समझ लें कि वो बाप की तस्वीर लगी हुई है, उस पर हार चढ़ाए जा रहे हैं बस। तो मैंने कहा अभी हार चढ़ाने का वक्त नहीं आया है। तो इसलिए ना बस ये समझ लें कि मैं इतना, अगर मैं अपनी जर्नी को मैंने इतना मुख्तसर करके बताया है, तो उसमें ना मैं घर में बैठने वाला शख्स नहीं था। सही है। तो लेकिन मैं शायद ज़्यादा टाइम घर पे दे रहा था, टीम को नहीं दे पा रहा था। ये लोग नाराज़ भी होते थे कि आते क्यों नहीं है ग्राउंड पे, लेकिन मैं बस ये समझ लें कि एक माइंड नहीं बन रहा था मेरा। तो फिर है ना मुझे एक दिन है ना अपॉर्चुनिटी तो नहीं कह सकते आप, लेकिन है ना मुझे ये बताया गया कि है ना आप जो कर रहे थे वो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो और उसमें है ना हानि का बहुत बड़ा हाथ है। अच्छा, यानी आपको ज़ल्मी गन शुरू करने के लिए, यानी छोटे बच्चों को यानी प्रमोट करने के लिए हुआ ये कि आपको ये रोल दिया गया दोबारा से कि आप एक नई टीम बना लें। एग्जैक्टली। मुझे फवाद भाई को आप जानते हैं, फवाद भाई ने मुझे एक दिन कहा कि यार हानि जो है वो एक दूसरी टीम बनाने के चक्कर में। मैंने कहा किस चीज़ की टीम? तो वो कहने लगे वो बच्चों की टीम बनाना चाह रहे हैं। मैंने कहा तो उसमें क्या करना चाह रहा है? तो मेरे जहन में फिर से एक वो आया कि मैं ना अगर दोबारा मेरी कैसेट रिवाइंड होती है तो मैं दोबारा बच्चों के साथ एक नया गेम खेल लूँ। सही। तो मैंने ना कहा ठीक है, आप हानि से पूछें अगर वो टीम बनाना चाहता है, तो अगर वो ये समझता है तो वो मैं ना उसको, अगर वो देख लें, अगर वो करना चाहते हैं तो मैं, क्योंकि मैं उस वक्त यंगन्स में ही था, तो मैंने कहा कि मैं देख लेता हूँ कि हम कोई सेटअप बना लेते हैं लड़कों का जी। तो हानि ने कहा कि भाई आप करें, ज़रूर करें, और मैं आपको लड़के करके दूंगा। सही। तो फिर उस वक्त है ना
इस तरह से हुआ कि हमारी कुछ बातचीत ऐसी हो नहीं सकी जिसको है ना मैं यंगन्स में रहते हुए ना दूसरी टीम बनाता। तो मैंने सोचा कि ठीक है, इट्स टाइम टू से बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा खेले हम साथ, अच्छे रहे, तो अब इज़्ज़त इसी में है कि हम सही। बजाय इसके कि इख्तलाफात बढ़ें या कुछ हो। तो ठीक है, अभी वक्ती तौर पे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन ये है कि वक्त का तकाज़ा समझ के मैंने चेंज करना मुनासिब समझा आपने। मुनासिब समझा। तो फिर मेरे साथ फिर लड़के जुड़ गए, और सारे लड़के ऐसे जुड़े कि मतलब स्कूल के लड़के जुड़े। तो अब उसमें फिर एक और चैलेंज ये हो गया कि स्कूल के लड़कों का स्कूल के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, बोर्ड के एग्ज़ाम हो रहे हैं, आज उसकी तबीयत ख़राब है, आज अम्मी नहीं जाने दे रही, आज अब्बा नहीं मना कर रहे, ये चक्कर हो रहा नया था। मसला हो गया। तो मैंने कहा भाई ये तो हार्ड बॉल तो 10 प्लेयर्स से खेलने वाली चीज़ नहीं है या 9 प्लेयर्स से नहीं खेला जा सकता। तो फिर मैंने बड़े बड़े लड़के एक एक दो दो करके ऐड करने शुरू किए, सही। और फिर ये कि अल्हम्दुलिल्लाह अब फिर वहीं पे पहुंच गए कि जहाँ पे 20-22 लड़कों का स्क्वाड बन गया अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, माशाल्लाह से आपने मैंने देखा आपने हमेशा से जो छोटे बच्चों को सपोर्ट किया है, और आने वाले जो यंग टैलेंटेड स्टार हैं आप उनको मौका दे रहे हैं, जिनमें माशाल्लाह से सैर फहरिस्त आपके छोटा डान है। जी 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 बिल्कुल। बहुत अच्छा लेग स्पिनर है, उस बच्चे में बड़ा कॉन्फिडेंस है। उस बच्चे की क्या ख़ास बात है कि वो खुद शौक़ रखता है, या आप उसको बार बार उसको मतलब दिखाते हैं या सिखाते हैं? सिखाना तो ऐसा हो गया कि मतलब अल्हम्दुलिल्लाह जो जो चीज़ हमें पता थी या जो चीज़ हम सिखा सकते थे वो लड़कों को हमने उनको गाइड करना शुरू किया। और हाँ ये है कि मैं जब एक दफ़ा गया था मैच देखने के लिए KFMC में, तो वहाँ पे कश्मीर का मैच चल रहा था किसी टीम के साथ, तो वहाँ पे मैंने ना इसको देखा था जॉन को। तब मेरे जहन में था कि यार इसको मैं ना यंगन्स में लेकर आऊँगा, क्योंकि उस वक्त मैं यंगन्स में था, इसको मैं यंगन्स में लेकर आऊँगा किसी भी तरीके से। अच्छा। तो लेकिन है ना बस उसी के दौरान ये हुआ कि है ना वो मैं यंगन से हो गया, तो नई टीम बनी। तो हुआ ये कि ना हानी के जो बेटा है ना अयान, हाँ। उसका क्लास फेलो था ये। तो हानी ने जब अपना बेटा दिया तो अयान अपने साथ उसको भी लेके आ गया। तो मैंने कहा इसको तो मैंने मांगा है अल्लाह से, ऐसा मांगा वो सीधा झोली में आ गया। सही है। तो इस तरह से हुआ। तो ये जो यंग लड़के होते हैं ना, इनमें से ये जो जॉन है, इसका असल में नाम है अहमद जान, लेकिन हम इसको जॉन कहते हैं। उस वक्त हमारे साथ 4 लड़के आ गए थे जिनके नाम अहमद थे। अच्छा। तो अब है ना एक अहमद को बोलो 4 लड़के भाग के आ रहे हैं, तो वो ये बड़ा मसला हो गया। तो हमने कहा एक को तो जॉन बना दो ताकि वो हो जाए, उसको पता हो कि मैं जॉन हूँ। जी। तो इस तरह से हुआ, हमने उसको जॉन नाम रखा, तो वो जॉन। तो ये जो मैं कहना चाहता हूँ कि ना ये जो अहमद जॉन हो गया, या अयान हो गया, और सारिम हो गया, ये इनका बेटा अहमद साहब का बेटा जो है, जो हाँ बड़ा अच्छा फास्ट बॉलर है माशाल्लाह आजकल वो। और एक और भी लड़का है इशफाक साहब का भी एक बेटा है, पता नहीं उसका नाम मुझे याद नहीं है, अब्दुल्ला है शायद नाम उसका। अब्दुल्ला, हाँ वो बिलाल टाइगर्स के जो है ना, उनका बेटा भी मेरे साथ खेला है। उनका इशफाक साहब है तमीमी वाले, नहीं उनका बेटा नहीं खेला मेरे साथ। अच्छा। हाँ, तो ये 2-4 लड़के ऐसे थे जिनके ना मतलब आंखों से नज़र आता था कि ये ना वो जज्बा रखते हैं कि ना ये कर गुजरेंगे। तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात थी कि ना जब अयान सेलेक्ट हुआ उसके लिए अंडर 16 के लिए, और जॉन भी सेलेक्ट हुआ था। लेकिन जॉन का शायद मसला ये हुआ था कि वो उन्हीं दिनों वेकेशन से आया था, तो क्राइटेरिया के हिसाब से वो क्वालिफाई नहीं हो रहा था, क्योंकि वो रिसेंटली जाके आया था। सही है। तो इसलिए ना वो नहीं हुआ, वरना वो भी है ना सेलेक्ट हो गया था अंडर 16 के लिए गालिबन। तो मेरे लिए तो ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि अगर मेरी टीम से कोई लड़का सेलेक्ट होता है। अच्छा, मैं आपको एक और भी बात बताता हूँ। जब यंगन्स हम चला रहे थे तो उस वक्त मेरी टीम से एक लड़का सेलेक्ट हुआ था। जब फर्स्ट टाइम सऊदीया अंडर 19 खेलने गई थी तब मेरी टीम से एक लड़का गया था, उसका नाम था हसनैन। वो मेरी टीम से सेलेक्ट होके गया था। अच्छा। और है ना उसके साथ कौन गया था आपको पता है? जी जी, अंडर 19 खेलने के लिए लारा, साद अहमद लारा। एग्जैक्टली। ये 2 लड़के थे जो उस दौर में EPCA से से साथ जो था वो खेलता था
गालिबन मुगल स्टार से टेप बॉल, और हार्ड बॉल भी ये किसी टीम से खेलता था, और हसनैन जो था वो मेरे साथ खेलता था टेप बॉल, और है ना हार्ड बॉल भी वो खेलने के लिए मैं उसको भेजता था क्योंकि वो एक अच्छा ऑलराउंडर था, तो उसको मैं भेजता था। तो ये दोनों लड़के वो फर्स्ट टाइम जब सऊदीया ने अंडर 19 को इंट्रोड्यूस किया था या उसमें जा रहे थे वो लोग, तो ये दोनों वो लड़के मुझे याद हैं जो गए थे खेलने के लिए उस तो दौर सर में। आपने काफ़ी टाइम क्रिकेट के साथ गुजारा, जी क्रिकेट से बहुत मोहब्बत भी रखते हैं आप। आजकल के जो नए नौजवान क्रिकेटर्स हैं या जो जवान हो चुके हैं और क्रिकेट खेल रहे हैं, उनके लिए कोई ख़ास पैगाम देना चाहिए? क्रिकेट जो है बेसिकली जेंटलमैन गेम है, और जेंटलमैन का सबसे पहला जो फार्मूला मेरी नज़र में वो सब्र है। तो सब्र रखना चाहिए, अपने वक्त के आने का इंतज़ार करना चाहिए। हमने भी बहुत अरसा बाहर बैठ के गुजारा, सीखे चीज़ें, लेकिन ये कि वक्त ने हमें ना सिर्फ टीम लीड करने का मौका दिया, खेलने का मौका दिया, ऑर्गेनाइजेशन चलाने का मौका दिया, तो ये सब चीज़ें वक्त के साथ साथ ही आती हैं। पहले दिन ही रातों रात कोई सुपरस्टार नहीं बनता, और जो बन जाते हैं वो रातों रात ख़त्म भी हो जाते हैं। यानी मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत तो ज़रूरी करनी पड़ती है, उसके साथ थोड़ा सब्र रखना पड़ता है, पेशेंस रखना पड़ता है। यानी कामयाब होने के लिए मेहनत खुद करना पड़ती है। एग्जैक्टली T20 खेलने के लिए भी आपको टेस्ट प्लेयर की तरह सब्र रखना पड़ता है। सही। तो क्या देखते हैं कि सऊदी अरब में फ्यूचर में क्रिकेट कहाँ जा रही है और कहाँ तक होगी? लगता है कि सऊदी अरब में क्रिकेट का कोई फ्यूचर है? एग्जैक्टली अभी पहले से तो बहुत ज़्यादा हो गया। मैं मतलब जिस टाइम से बात कर रहा हूँ आपसे, उस टाइम की क्रिकेट में और अब की क्रिकेट में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, और ऐसा लग रहा है कि आने वाले वक्तों में क्रिकेट एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होगी सऊदीया में। सही। तो वैसे सऊदी क्रिकेट काउंसिल जो है बहुत काम कर रही है इसके ऊपर, सही। और उम्मीद है कि इंशाल्लाह जद्दा में तो काफ़ी इंटरनेशनल मैचेस प्लेयर्स आ रहे हैं, तो ईस्टर्न रीजन में भी आएंगे, रियाद में भी आएंगे, और ये सब सिलसिला रहेगा कंटिन्यू, क्योंकि मेरे ख्याल में अब काफ़ी अरसे बाद हम अपने दौर में, या हम काफ़ी पहले से ये बात कर रहे थे कि ना सऊदीया में क्रिकेट प्रमोट होनी चाहिए। दुबई वगैरह में इतने, शारजा में इतने मैचेस होते हैं, तो सऊदीया वाले कब इसको स्टार्ट करेंगे? तो अब मुझे ऐसा लगता है अब ये फुल फ्लैश कंपटीशन में आ गए, और ये बहुत जल्द है ना अगले 2 से 3 साल में ना अच्छा खासा कंपटीशन, टफ टाइम मिलेगा। 2019 में के 20 में कोरोना आया था। हाँ हाँ कोरोना के दौरान जी। एक ईपीसी में कोई चेंज लाने की कोशिश की जा रही थी, उसका हिस्सा आप भी थे? जी मैं भी था। क्या चेंज लाना चाह रहे थे? बेसिकली चेंज इस तरह से आप कह लें कि क्योंकि जो अभी भी आप देख लें कि अभी भी जब इलेक्शन होते हैं, जब हमारी मीटिंग्स होती हैं, तो बेशतर लोग है ना वो नहीं आगे नहीं बढ़ते कि ठीक है हम पार्टिसिपेट करते हैं, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, कि मैं नहीं आता हूँ आगे, जबकि मैं मुझे हर दफ़ा है ना ऑफ़र करते हैं ये लोग कि भाई आप आएँ, तो क्योंकि ये लोग मुझे जानते हैं अच्छी तरह से कि मैंने उस दौर में भी काम किया है जब ये लोग खेल रहे होते थे, तो मैंने काफ़ी चीज़ें की हुई हैं, लेकिन है ना मैं ये चाह रहा था कि अगर मैं किसी चेंज का हिस्सा बनूं तो मैं अच्छी चीज़ें लेकर आऊं, और मैं चाह रहा था कि मैं अगर अंपायरिंग पैनल देखता हूं तो मैं उसमें क्या क्या चीज़ें ला सकता हूं, वो मैं देख रहा था। तो वो हम कर तो रहे थे, लेकिन वो फिर अनफॉर्चुनेट हुआ नहीं। तो यानी आपने अपना अंपायरिंग का जो सफ़र है वहाँ से स्टार्ट किया? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं जब टेबल ऑर्गेनाइजेशन में था तब मैं जो टूर्नामेंट्स करता मैं उस टाइम से कर यानी रहा अंपायरिंग हेड आप देख रहे हैं तब से था। अंपायरिंग मैं हाँ सिस्टम को? उस टाइम पे भी मैं ना एसोसिएशन भी चला रहा था, अंपायरिंग के सब स्केजुअल बना रहा था, सब चीज़ें कर रहा था, और उस टाइम पे तो मैनुअल होता था सब कुछ। जी जी। तो वो क्या कहते हैं, सब लिख लिख के होता था, सबको फ़ोन करके बताया जाता था कि ना आपके मैच इस तारीख को है, इस वक्त है। तो उस दौर का इंसान हूँ मैं। तो सर टेप बॉल और लेदर बॉल की क्रिकेट में, यानी जो आप टेप बॉल की एसोसिएशन चला रहे थे वहाँ पे आपने बात की अंपायरिंग की भी, ईपीसी में भी अंपायरिंग होती है,
उस टेप बॉल की अंपायरिंग और ईपीसी में लेदर बॉल की अंपायरिंग में क्या फ़र्क है? कुछ फ़र्क नज़र आया आपको? टेप बॉल में एम्पायरिंग थोड़ी आसान इसलिए है कि उसमें एलबीडब्ल्यू का सीन नहीं होता, और हार्ड बॉल में सबसे बड़ा जो पंगा हो जाता है मैच में वो एलबीडब्ल्यू को लेके हो जाता है, तो ये बहुत बड़ा फ़र्क है। बाकी जो एज लग जाते हैं, एज लग के कभी अंपायर सुन पाता है, हाँ, कभी आवाज़ आती है, नहीं तो आती है। वो हवा की वजह से भी हो जाता है। कभी हवा इतनी तेज़ चल रही होती है, पीछे से हवा अंपायर जब कानों से लग के जा रही होती तो वो एज लगने की आवाज़ नहीं आती, तो वो हो जाता है कभी कभी। लेकिन जो मेन मेरे ख्याल में जो इशू है ना वो एलबीडब्ल्यू का होता है, जहाँ पे है ना बैट्समैन मानने को तैयार नहीं होता कि मैं भी हूँ, और अंपायर भी ये होता है कि वो कभी दे देता है और फिर वो खुद कॉन्फिडेंट नहीं होता कि है ना ठीक था या गलत कि था? हाँ, बाद में वो अच्छी भली डिसीजन को भी सॉरी कर जाता है वो कि यार मुझसे गलती हो गई। तो एलबीडब्ल्यू बहुत बड़ा। अंपायरिंग आपने अंपायरिंग हेड रहे आप, जी जी, कितना अर्से तक रहे? मैं एक साल में रहा हूँ। तो 1 साल ईपीसी के साथ एज ए अंपायरिंग हेड काम करके आपको कितनी सारी मुश्किलात आई, या आसान काम था, या बहुत सारे लोगों की बातें भी सुनी होंगी आपने, मैं तो कैसा लगा? मैं अंपायरिंग का हेड नहीं था बेसिकली, मैं मुदस्सिर के अंडर में था। अच्छा। मुदस्सिर हेड था और मैं उसको असिस्ट कर रहा था, तो मैं सारे स्केड्यूल्स बना रहा था और बना के अंपायरिंग की जो वो थे अंपायर्स थे उनको जॉब दे रहा था। कंप्लेन कौन सी आती थी सबसे ज़्यादा? किस चीज़ की आती थी कि ये मसला हो गया आज अंपायरों के साथ, ये उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया? जिस जिस दौर की मैं बात कर रहा हूँ, आज से 4 साल पहले की बात कर रहा हूँ, उस वक्त है ना ज़्यादातर इशू अंपायर्स के ना पहुँचने पे था। अच्छा। मैं उस वक्त भी है ना घर पे ही बैठता था, अच्छा। ग्राउंड पे नहीं आता था। जैसे मैंने आप थोड़ी देर पहले भी बताया था कि मैं यंगर्स में तो था, लेकिन मैं जा ही नहीं रहा था मैचेस में, जिसकी वजह से वो लोग भी मुझसे खफा होते थे। सही। तो मैं घर पे ही रहता था, तो घर पे ही मैं करता था, तो मुझे कॉल्स आती थी सुबह ही सुबह के वो नहीं पहुंचा, ये नहीं पहुंचा, इधर नहीं। तो फिर वही एक ज़्यादा इशू होता था। उसके अलावा ऐसा कोई ख़ास जो ग्राउंड में हो गया सो हो गया, वो मेरे ख्याल में इक्का दुक्का कोई अगर कोई केस आ गया तो वो वाला सीन होता था, वरना अदरवाइज ऐसा कोई ख़ास नहीं ये है। जो प्लेयर्स आजकल के दौर में देख रहा हूँ मैं कि अंपायरों के साथ बदजुबानी करते हैं या बदतमीज़ी करते हैं, इनको कुछ कहना चाहेंगे? कहना तो मैं यही चाहूँगा कि सबसे पहले तो मैं खुद भी कभी कभी कर जाता हूँ कि है ना मैं मतलब कुछ मुझे मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा इसी बात पे आता है कि अंपायर ने अगर डिसीजन दे दिया तो अब वो अपनी एक्सप्लेनेशन ना दे। आपने अब सही दिया गलत दिया, ऑन द स्पॉट आपने दे दिया, अब आप उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं दो कि वो ऊपर थी नीचे थी, हवा से इधर हो गई उधर हो गई, वो यूँ वो आपने दे दिया। आप बोलो भाई मैंने दे दिया, यही डिसीजन मेरे लिए सबसे बेस्ट नज़र आया मुझे, मैंने दे दिया। आप जब एक्सप्लेनेशन देते हैं ना, अगले 4 लोग खड़े होकर बोलते हैं ये ऐसे नहीं वैसे नहीं, सब डिफरेंट एंगल से देख रहे होते हैं, सब अपनी अपनी बात कर रहे होते हैं। आपने वो एंगल से देखा होता है जो है ना बिल्कुल फ्रंट होता है। जी। तो आपने दे दिया है, अब सही हुआ गलत हुआ, आपने दे दिया तो दे दिया। आप अथॉरिटी हैं, आप कोई मेरे ख्याल में कोई एम्पायर जानबूझ के कभी भी नहीं देगा कि ना आज नसीम को मैं दिखाता हूँ कि क्या करना है। मेरे ख्याल में कभी भी कोई नहीं करेगा। यानी कॉन्फिडेंस अंपायर का होना चाहिए। आप मैंने खुद भी अंपायरिंग की है इसमें यूपीसीए में, और मुझसे भी कभी किसी ने बदतमीजी नहीं की। मुझे बताया भी गया कि यार मेराज भाई आप शायद ये कर गए वो कर गए, लेकिन मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कहा भाई देखो ऑन द स्पॉट जो हो गया है वही डिसीजन मेरे लिए सबसे बेस्ट डिसीजन था जो मैंने दे दिया। और एक दो दफ़ा तो ऐसा भी हुआ कि मैंने ना हमारे जो दादा हैं ना रऊफ़ दादा, उनके साथ भी अंपायरिंग की। अच्छा। हाँ, वो है ना किसी बात पे वो समझे कि ना मैं ऐसी कोई लल्लू पंजू भी हूँगा। हाँ। वो उन्होंने मुझ पर चढ़ाई कर दी। मैंने कहा कि भाई ऐसे नहीं, ऐसे मुझे वो एग्जैक्ट इंसिडेंट याद नहीं आ रहा, लेकिन मैंने उनको कहा ऐसे ऐसे करने से ऐसे ऐसे होता है। तो उन्होंने है ना जाके शायद है ना घर पे चेक किया उसको, फिर नेक्स्ट वीक जब आए तो उन्होंने कहा मेराज आप ठीक कह रहे थे। तो मैंने कहा कि तो फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि आप हैं कौन। फिर मैंने बताया हम कुछ तो हैं यार। महराज भाई, क्रिकेट का करियर आपने बहुत सारा लंबा ही सुनाया मुझे, और क्रिकेट के इस करियर में कोई यादगार मौका हो जो आपको
कोई यादगार ऐसा वाकया हुआ आपके साथ बताना चाहेंगे? यादगार वाक़यों में एक वाक़या तो ऐसा था कि मतलब मैं आपको दो वाक़ये सुनाता हूँ ईपीसीए को लेके। जब हम ईपीसीए में आए तो जब पहले साल हम हार रहे थे तो उस वक्त है ना ऐसा हुआ कि बिन दलमा आपको पता है बहुत ज़बरदस्त नाम बड़ी है, तगड़ी टीम है। हाँ बहुत बड़ी टीम है और हमारा उनसे मैच हो गया 40-40 का। सही। तो उसमें ऐसा हुआ कि हम आउट हो गए 127 पे या 130 ऐसी कुछ ऑल आउट हो गए। तो पहले ही हाफ में उनकी बैटिंग भी आ गई बिन दलमा की। बिन दलमा के हमने 57 फॉर 7 कर दिए अच्छा। और हो गया ब्रेक। अब ब्रेक के अंदर क्या एक्सपेक्टेशन होगी कि बिन दलमा ने क्या किया होगा, कुछ ऊपर निकाल दिया होगा। हम जब नमाज के लिए गए तो अब सब पूछ रहे हैं हाँ भाई मैच तो ख़त्म हो गया होगा ये वो। हमने कहा भाई 57 फॉर 7 हो गए। आप यकीन करो जुमे के बाद इतना रश लग गया देखने के लिए, सिर्फ ये देखने के लिए कि शायद आज बिन दलमा हारेगी, कोई अपसेट होगा। हमने कोशिश कर ली और है ना तकरीबन 35-38 ओवर तक हम लेके चले गए मैच। वो मैच भी ऐसा यादगार हो गया कि ना मतलब वो आउट भी नहीं हो रहे और हम आउट भी नहीं कर पा रहे, ऐसा कोई ब्लॉक लग गया था उसमें। अच्छा। लेकिन है ना कौन प्लेयर था जो खड़ा हो गया, रुक गया विकेट पे? वो उस वक्त है ना एक लड़का था इमरान, आपने तो खैर नहीं देखा होगा उसको। बड़े लंबे रनअप से आता था, उसके शोएब अख्तर की तरह उसके ना लंबे से बाल थे। अच्छा। और लंबे रनअप से करता था बॉलिंग और वो बॉलर था, प्योर बॉलर था। अच्छा। वो और एक और टेल एंडर पता नहीं मुझे याद तो नहीं है, लेकिन वो दोनों बस खड़े हो गए। ना वो रन भागें ना वो कुछ करें, बस वो खड़े हैं। बस बल्ला आगे कर देते हैं, बाल आ रही है बल्ला कर। बस हमसे जो गलती होती थी, कोई रन निकलता था तो वो हो जाता था। और वो मैच देखने के लिए कई लोग आ गए कि है ना हाँ भाई आज कोई अपसेट हो रहा है क्योंकि बिन दलमा नाम है, कोई अपसेट हो जाए तो आपको पता है हाँ, दुनिया हैरान होती है यार, हैरान होती है कैसे हार गई यार वो टीम। बिल्कुल। तो वो हमसे अपसेट हो ना सका, लेकिन वो मैच देखने के लिए लोग आ गए तो वो बड़ा मज़ेदार हुआ था हमारे लिए बड़ा। और उसके अलावा फिर एक और भी हुआ था हमारा अहमद रऊफ़, आपने नाम सुना है? बिल्कुल, बहुत बड़ा नाम, एकदम से वो ऐसे आया और छा गया पूरे ईपीसीए में। बिल्कुल। उसके साथ भी यही हुआ कि ना उनका जब हमारे से वो ना पिछले ना बैक टू बैक 4-5 हंड्रेड्स बना के आ रहा था। अच्छा। और जब हमारे साथ मैच आया ना तो वो है ना गालिबन दूसरे या तीसरे ओवर में उसने है ना लगाया तो शॉर्ट मिड विकेट पे मैं खड़ा हुआ था और बॉल इतनी तेज़ी से आई, मैंने बस यूं हाथ डाला और बॉल छक करके चिपक गई। और वो बॉल चिपकी, मेरा हाथ है ना ऐसे थर थर काँप रहा है, इतनी ज़ोर से लगा मुझे और मेरे हाथ पे लगी और बॉल चिपक गई और मैं है ना मतलब यूं पकड़ लिया बॉल को। और है ना वो आउट हो गया। अब थोड़ी देर बाद ना लोग आना शुरू हो गए अहमद रऊफ़ की बैटिंग देखने के लिए कि आज है ना उसकी बैटिंग देखेंगे क्योंकि वो एक और सेंचुरी करेगा और ऐसी कोई बड़ी टीम से मैच तो हो नहीं रहा। तो है ना अब सब बोल रहे हैं अहमद रऊफ़ कब आएगा कब आएगा। मैंने कहा अहमद रऊफ़ कौन है भाई, तो जा चुका। लोग बोले क्या हो गया यार, फिर कैसे आउट हुआ, आउट हो गया कैसे, किसने किया, कैच कर लिया, कैसे किसने कैच किया, मेराज भी नहीं। सब कह रहे हैं यार ये क्या हो गया। तो कभी ऐसा हुआ हो कि आप क्रिकेट में जाना चाह रहे हो, आपकी फैमिली आपको रोक रही हो, या फैमिली आपको क्रिकेट में सपोर्ट करती है? फैमिली मेरी बहुत सपोर्ट करती है, बल्कि वाइफ जो है वो भी बड़ी शौकीन है क्रिकेट की। अच्छा। और तो जो लेकिन ये कि मैंने उनको मतलब आप कह लें कि शादी के पहले दिन ही कह दिया था क्रिकेट के साथ पंगे नहीं लेना तो सारी ज़िंदगी खुश रहोगी। मुझे तंग नहीं करना है बस। सही, सारी ज़िंदगी खुश रहोगी, वरना है ना फिर हमारे कुछ नहीं बनना। तो एक दफ़ा ऐसा हुआ जब वो इधर आ गई थी, मतलब खामे पे आ गई थी इधर। तो अब मैं चूँकि मैं लड़कों के साथ यंगनेस चला रहा था और लड़कों को खिला रहा था, उनको सिखा रहा था सब चीज़ें, तो मैं नॉर्मली जाता था लेके लड़कों को, खेला मैच वापस आ गए खेला मैच वापस आ गया। मैं खुद नहीं खेल रहा था, लड़कों को खिला रहा था। तो मेरी वाइफ को ना वो होता था कि ये खुद तो जाते नहीं है खेलने, मतलब खुद तो खेलते नहीं और है ना बस लड़कों को खिलाया जा पड़े हुए हैं। तो उन दिनों ऐसा हुआ कि ना मैं लारा की जो टीम की बात कर रहा हूँ ना, मुगल स्टार एक टीम हुआ करती थी, तो उन्होंने और हमने मिलके ना एक MRI का टूर्नामेंट हो रहा था, हमने कहा उसमें टीम मिला के डाल देते हैं। तो हमने कहा ठीक, मैंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा
टीम मिला के डालते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई लीड तो आप ही करेंगे, महराज भाई आप ही लीड करेंगे। मैंने कहा ठीक है। 4-5 लड़के हमारे, 4-5 लड़के उनके, हम मिलके चले गए MRI खेलने के लिए। अब उस दिन ना ऐसा हुआ कि ना सुबह सुबह हमारा मैच था, तो है ना वाइफ है ना एज़ यूजुअल थोड़ा सा वो ही थी कि ना आप चले जाते हैं, खेलते तो है नहीं, ये वो, अल्लाह करे आपकी 2 बैटिंगें आ जाए। अब मैंने कहा यार ये कौन सी बद्दुआ है, खाली 2 बैटिंगें आ जाए। मैंने कहा, अब मेरे जहन में ये था कि मैंने तो खेलने दिए, 10 बैटिंगें आ जाए क्या फ़र्क पड़ता है। अब हम उधर पहुँचे तो 11 लड़के मुझे मिला के। मैंने कहा ठीक है आज तो खेलना पड़ेगा, खेलने के लिए। अब वो MRI की ऐसी गेम है कि वो थोड़ा संभल के खेलना होता है ना। तो मैं ना 2 डाउन चला गया। अब मैं जैसे ही जाके खड़ा हुआ हूँ, मेरी बैटिंग आई है, जाके खड़ा हुआ हूँ, आया एक बीमर उड़ता हुआ आगे फॉट करके मेरी आँख पे पड़ा और मुझे नज़र ही ना आया, यहाँ पे पूरा एक नील बन गया। अब मैं बड़ा लगता भी बड़ा डेंजरस लगता है वो, बड़ा तेज। फुल बीम आया और आके पड़ा इधर। अब मुझे एक आंख से नज़र ना आया और है ना यूँ आंख हो गई, पूरे इधर नील पड़ गया, मैं बाहर चला गया। जब 9 प्लेयर आउट हुए मैं फिर गया बैटिंग करने। 2 बारियां आ तो गई मार हैं। गया। दुआ लग गई आपको। वो है ना बड़ा ज़बरदस्त सीन था। फिर मैं जब घर गया तो मैं कि ये क्या हुआ, मैंने कहा आमीन किसने बोला था पता नहीं, 2 बारियां आ गई कैसे, मैंने कहा ऐसे हुआ। उस वक्त उसने अपनी शर्मिंदगी उसने वो की, मैं कहना नहीं मैं बहुत शर्मिंदा भी हूँ, अब मैं आपको कोई बद्दुआ नहीं दूंगी, जो करना है करें। वो बड़ा यादगार दिन था। उसको ठीक होने में थोड़ा टाइम तो लग गया था, लेकिन ये है कि 2 बारियां मैंने एक ही मैच में कर ली थी। अच्छा, सऊदी अरब में क्रिकेट खेलना एक अलग सी जॉब है, शौक ज़रूर है, लेकिन खर्चा भी होता है, आपको पता है लेदर बॉल में। तो बगैर स्पॉन्सर के मैनेज किया या खुद इतने रिसोर्सेज थे कि उसको मैनेज कर पाए आप? हाँ नहीं, अल्लाह का शुक्र है, चीज़ें मैनेज होती रहीं। जब मैं यंगन्स चला रहा था उस टाइम पे, जब हमने स्टार्ट की थी, स्टार्टिंग में था साथ भी नहीं था हमारे साथ, काफ़ी सही। अरसे बाद आया था। और स्टार्टिंग में मैं और अवैस ही फाइनेंस करते थे, सही। अक्सर व बेशतर, या मैं ही करता था। सही। तो उसके बाद में फिर है ना लड़कों का इजाफा होना शुरू हुआ, तो हम कंट्रीब्यूट करना शुरू हो गए थे। सही। तो टेप बॉल में इतना खैर सच एक्सपेंस नहीं होता है, सही। और लेकिन ये कि हार्ड बॉल के लिए फिर ये था कि हम कंट्रीब्यूट करते थे। तो मेरे साथ जितने लड़के थे वो लोग सब कंट्रीब्यूट करते थे। मैं हो गया, साद हो गया था, अरसलान हो गया, और अम्मार एक लड़का था, वो हम सब मिक्स करके करते थे। और स्पॉन्सर हम आज भी मैं कैमरे में देख के कह देता हूँ कि मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं ना मुझे इम्तियाज़ भाई स्पॉन्सर करें। अच्छा। लेकिन है ना आज तक उन्होंने किया नहीं है स्पॉन्सर। सही तो है ना हर साल मैं वैसे उनको कहता हूँ इम्तियाज़ भाई स्पॉन्सर, कहते हैं नहीं अभी गुंजाइश नहीं है। अच्छा। तो बहरहाल वो बहुत अच्छे इंसान है। एग्जैक्टली, मैं उनसे मजाक से कह रहा हूँ, जी, जी। मतलब एक बिल्कुल। नाराज़गी नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये कि स्पॉन्सर के बगैर हाँ, टीम बिल्कुल चलाना sponsor के मुश्किल होता है। लेकिन ये कि आजकल ज़रा ज़्यादा मुश्किल हो गया। मेरे ख्याल में EPC में सबसे ज़्यादा स्पॉन्सर इम्तियाज़ साहब के ही पास होंगे। कह सकते हैं। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास भी, मैंने एक दफ़ा एक इंटरव्यू में सुना था, किसने कहा था मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन उसने कहा था कि ना अपना शौक़ जो होता है ना वो दूसरों के पैसों से है ना करना चाहिए। तो है ना वो मेरी बात है ना जहन में बैठ गई। मैंने कहा यार ये इसका मतलब यही है कि स्पॉन्सर ही चाहिए आपको। तो इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी स्पॉन्सर मिल जाते हैं, लेकिन छोटे मोटे मिलते हैं तो मैं कवर कर लेता हूँ। तो बाकी है कि अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी मेरे साथ जो लड़के हैं वो लोग बहुत सपोर्टिव और कोऑपरेटिव हैं कि ना स्पॉन्सर नहीं हो तो हम सब कंट्रीब्यूट करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है मामला। ऐसा कभी भी नहीं हुआ, हमने नहीं सोचा कि यार स्पॉन्सर नहीं है तो क्या करेंगे, सब रेडी हैं। तो काफ़ी सारी टीमों को प्रॉब्लम्स होते हैं, या जिनके पास स्पॉन्सर्स नहीं होते उनको मेंटेन रखना अपनी टीम के मामलात को बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि काफ़ी सारे एक्सपेंस होते हैं, आपको पता है लेदर बॉल में खाना पीना पानी, ख़ास तौर पर ट्रांसपोर्टेशन के प्रॉब्लम्स होते हैं। फिर लड़के होते हैं उनके पास जॉब नहीं होती, बाज़ का तो उनको भी साथ में लेके चलना पड़ता है। और बॉल होती है, फिर उसके बाद आपके बल्ले हैं, ग्लव्स हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, खाली फीसें नहीं होती, फीसों के अलावा भी बहुत सारे मामलात होते हैं। अंपायर को पे कंट्राप देनी पड़ती है, उसके भी खर्चे आपको जेब से करने पड़ते हैं। तो मेरे ख्याल में स्पॉन्सर के बगैर क्रिकेट बहुत मुश्किल है। लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है, मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक मेरे ख्याल में मुझे ज़्यादा मज़ा आता है जब मैं अपनी जेब से पैसे लगा के क्रिकेट खेलता हूँ ना, उसका एक अपना ही मज़ा है।
जी, उसका एक अपना कॉन्फिडेंस होता है बंदे को। वो तो होता है, लेकिन है ना आप, क्योंकि जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट देख रहे होते हैं, हर आपका जो प्लेयर होता है जिसको आप फॉलो कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, उसके टी शर्ट पे इतने स्पॉन्सर्स लगे होते हैं, आप देख के आप उसको, आपको खुशी हो रही थी, तो आपके अंदर ये होता है कि यार आपके टी शर्ट पे भी है ना स्पॉन्सर्स लगे हों। तो वो बात ठीक है आपकी कि है ना आपके पैसे आपकी जेब से लगाओ तो आपका अलग लेवल होता है, लेकिन आपकी टी शर्ट पे जब लगा होता है कोई भी लोगो, तो अगला देखने वाला भी कहता है यार इनको कैसे मिल जाता है, तो वो मज़ा होता है देखने का। सर अगर मैं ये कहता हूँ कि आपके अपने अंदर इतनी क्रेडिबिलिटी हो, आप इतने क्रेडिबल हों कि अगला बंदा आपके बोले कि हाँ भाई मेरा लोगो यहाँ पे लगाओ, एग्जैक्टली ऐसे ही उसका है। अपना मज़ा है। मैं आपको सच्ची सी बात बताऊं कि ना यंगन्स अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे लेवल पे चली गई थी जहाँ पे ना हार्ड बॉल से लोग मुझे कॉल करके कहते थे कि भाई हमें आपकी तरफ से खेलना है, टेप बॉल खेलना चाहते हैं वो। मतलब मैं इस तरह की बात कर रहा हूँ कि ना टेप बॉल में हमने इतना नाम कर लिया था कि लोगों ने है ना मुझे कॉल करके कहते थे कि हम खेलेंगे। तो वही आपकी जो बात है कि है ना आप इतने तो हो के है ना आपको लोग बोले हमारा लोगो लगा के खेलो। लेकिन आप देखें कई टीमें ऐसी भी हैं जो चैंपियंस बनने के बावजूद भी उनको स्पॉन्सर नहीं मिल रहा, ये बड़े अफसोस की बात है वैसे। हाँ स्पॉन्सर्स होने चाहिए, इसके बगैर अब स्पॉन्सर के बगैर क्रिकेट हो नहीं मैं सकती। अगर आपकी ही टीम की बात करूं तो ये मेरे लिए मतलब मुझे बहुत अफसोस होता है इस चीज़ को देख के कि मैं खुद तो नहीं कर सका लगी, लेकिन ये कि आपने चैम्पियनशिप जीती, आपने कई टूर्नामेंट जीते, लेकिन आपको कोई ऐसा प्रॉपर स्पॉन्सर भी नहीं मिल सका। तो ये बड़ी इसी तरह और भी बहुत सारी टीमें हैं जिनको कोई स्पॉन्सर नहीं मिल रहा है उनकी परफॉर्मेंस होने के बावजूद भी, तो ये बड़ी अफसोस की बात है। देखिए महराज भाई, जब हम चैम्पियन थे, जब हमने चैम्पियनशिप जीती, उस वक्त ज़्यादातर हम जो एक दो बंदे थे अपनी टीम में, अपनी जेब से उस वक्त हमने पैसा लगाया, अपनी जेब से पैसा लगा कर जीते, हमें मज़ा आया क्रिकेट खेलने का। ऐसे ही। हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस होता था कि नहीं यार किसी से हमने पैसे या किसी से हमने वो कुछ लिया हुआ नहीं है कि हमें कोई कह के तुम गलत कर रहे हो या सही कर रहे हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त हम जीतते भी रहे। और जैसे जैसे हम स्पॉन्सरशिप पे आए, हमें कोई ज़्यादा स्पॉन्सरशिप तो नहीं होती, लेकिन जो भी हमारे साथ एक दो स्पॉन्सर थे तो हमारी टीम पीछे पीछे जाती रही। लेकिन कुछ फाइनेंशियली तौर पे खुद भी जब बंदा पीछे हट जाता है उस वक्त चीज़ों को मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी कुछ दोस्त ऐसे हैं जो थोड़ा थोड़ा सपोर्ट करते हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया फिर भी। लेकिन आई होप कि इंशाल्लाह आने वाले वक्त में और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे हम भी। इंशाल्लाह हम भी कोशिश करेंगे आपको सपोर्ट करने की। इंशाल्लाह, थैंक यू। इंशाल्लाह। तो अब शार्ट क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। ठीक है। EPCA वन ऑफ द बेस्ट। सऊदी अरब का सबसे बेस्ट प्लेयर सऊदी नेशनल टीम का जो आपको अच्छा लगता हो। सऊदी नेशनल टीम का मैंने फ्रेंकली स्पीकिंग ऐसा कोई भी प्लेयर है ना फॉलो नहीं किया या देखा नहीं है कि मैं ये कह सकूँ कि हाँ यार ये बहुत अच्छा है। हाँ अलबत्ता अगर आप ये कहें EPCA में कोई अच्छा प्लेयर हो तो वो मैं बता सकता हूँ, लेकिन सऊदीया का मैंने ऐसा कोई टीम को फॉलो भी नहीं किया आप ये कह लें, तो इसलिए मैं उसका कोई जवाब नहीं दे सकता हूँ। तो EPCA में कौन सा प्लेयर आपको ज़्यादा पसंद है? EPCA में अगर मुझे कोई सबसे ज़्यादा पसंद है तो वो माहिर खान। माहिरुल्लाह खान वो बहुत ज़बरदस्त ऑलराउंडर है। आपने तो उसको देखा नहीं है। देखा है भाई मैं। आपने उसको अभी देखा है, आपने उसको बचपन में नहीं देखा। अच्छा। ये आके 2-4 साल रह के वापस गया है और फिर दोबारा आया है। अच्छा जी, तो ये उस दौर की बात कर रहा हूँ, ये भी 14-15 साल का भी नहीं था और ये ना सबके ना नाक पे दम कर देता था, इस कदर ज़बरदस्त अभी प्लेयर भी था। बड़ा टैलेंटेड प्लेयर है वो। बहुत टैलेंटेड है वो, मैं मतलब कहता हूँ वो बहुत ज़बरदस्त प्लेयर है। उसके अलावा अगर कोई बहुत ज़बरदस्त प्लेयर है ना तो वो मोइज़ इमरान चौधरी बहुत ज़बरदस्त है वो। पाकिस्तान का कौन सा प्लेयर आपको पसंद है? पाकिस्तान द किंग बाबर आजम। एग्जैक्टली। और पूरी दुनिया में कौन सा प्लेयर आपको बाबर आजम के बाद? इस वक्त अगर करंटली देखा जाए तो बाबर आजम के अलावा अगर किसी को मैं अगर कुछ फॉलो करता हूँ तो वो एसएच तो कोई भी नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि मैक्सवेल जो है वो मैक्सवेल को मैं पसंद करता हूँ। फिल्म में कौन सा हीरो आपको पसंद है? सलमान खान। एग्जैक्टली, सलमान खान। अलबत्ता ये है कि धोनी को भी मैं बहुत पसंद करता हूँ। धोनी की कैप्टनसी को मैंने बहुत फॉलो किया है,
के डिसीजंस, ऐसे मैच विनिंग डिसीजंस जिसे कहते हैं। यानी कैप्टन आपको धोनी पसंद है? एग्जैक्टली अभी के और थोड़ा पीछे के दौर के जो कैप्टन है वो मेरे ख्याल में बेस्ट धोनी। क्रिकेट में बैटिंग ज़्यादा पसंद, क्रिकेट में बैटिंग को पसंद करते हैं या बॉलिंग को? मैं खुद जी खुद आप? मैं एक्चुअली अभी मेरी आईसाइट इतनी ऐसी हो गई है कि मैं रात में ना बॉलिंग करता हूँ और दिन में बैटिंग करता हूँ। तो ये डिपेंड करता है। मैं अगर अभी तो मैं काफ़ी अर्से से खेल भी नहीं रहा हूँ। नहीं, कभी जैसे खेलता आप हूँ। जब से आप क्रिकेट खेल रहे हैं तब से आपको कौन सी चीज़ पसंद होती थी, बैटिंग करना या बॉलिंग करना? मुझे ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने ज़ल्मीगंज बनाई तब मैंने खुद कैप्टनसी की 1 साल। उसके बाद में मैंने अबू बकर को अपने साथ रखा और उसको मैंने अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी चीज़ें सीखा वो, और बड़ा ज़बरदस्त टैलेंट है। आपने देखा होगा कई बिल्कुल। दफ़ा बहुत अच्छा फाइवर्स बिल्कुल लिए जी, हुए, ऐसे 100 भी की हुई है। जी, वो जी। मुझे मतलब कंप्लीट ऑलराउंडर लगता है। तो उसको मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेन भी किया, सब कुछ करके उसको एक कैप्टन भी बना दिया। सही, गुड। तो अब वो चीज़ें देख रहा है चीज़ों को, तो मैं ना सब चीज़ें उसके ऊपर ही है। सही है, ग्राउंड में अगर वो मुझे बोलेगा मेरा भाई आपने खेलना है तो मैं खेलूँगा। सही है। अगर वो बोलेगा आज आपने नहीं खेलना तो ऑब्वियसली मैं खुश हूँ बाहर बैठ के, और बॉलिंग करनी है मैं रेडी हूँ हमेशा बॉलिंग करने के लिए। बैटिंग करने जाने का आएगा तो हमेशा रेडी हूँ बैटिंग। मेरे लिए ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको एक मौका दिया जाए EPCA में हाँ हाँ। कुछ चेंज करने का, तो क्या चेंज करेंगे? चेंज करने के लिए मैं चाहूँगा कि ना डिविजन्स जो हैं उनके ग्राउंड्स भी अलग हो जाएं, उनके अंपायर्स पैनल्स भी अलग हों। 2-4 चीज़ें अगर अलग हो जाएंगी ना तो उनको पता होगा कि इस लिमिटेड सोर्स में हमने ये चीज़ें करनी है। अभी हम बहुत सारी चीज़ों को मिक्स कर जाते हैं, तो या फिर अगर हमारे पास अभी तो खैर मैं ये अगर कह भी रहा हूँ तो मसला सारा ग्राउंड्स की अवेलेबिलिटी का है। अभी जैसे हालात ऐसे हो गए कि शायद ग्राउंड्स अब हमें चेंज करने पड़ेंगे या कहीं और जाना पड़ेगा, तो ये डिपेंड करता है। लेकिन ये कि चेंजेस थोड़ी सी ज़रूरी हैं जिसके करने के बाद शायद और अच्छा इम्प्रूवमेंट हो जाए। तो डिविजन्स वगैरह का होना चाहिए, डिविजन्स ये। और वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, आपको शायद पता भी नहीं होगा, ये जो फार्मूला था ना, या हर साल जिस फार्मूले पे हम बात करते हैं कि ना बॉटम 2 टीमें ऊपर जानी चाहिए, प्रमोट होनी चाहिए, और जो टॉप 2 टीमें हैं उनको और ऊपर वाले डिवीज़न में जाना चाहिए, ये मैंने और जाहिद शुजा जो है हमने इंट्रोड्यूस कराया था। हमने ये फार्मूला दिया था EPCA को कि आप हमें इस तरह का फॉर्मेट चाहिए। तो ये वो है जो आज से 7, 8, 10 साल पहले हमने ना कहा था, और ये हर साल आता है कि ना 2 टीमें ना बॉटम 2 जो हैं वो नीचे आ जाएं और टॉप 2 टीमें ऊपर चली जाएं। लेकिन हो नहीं पा रहा क्योंकि इसके लिए एसोसिएशन का स्ट्रांग होना ज़रूरी है। अगर ये कह देंगे कि बस यही होना है तो फिर हो जाएगा, नहीं कहेंगे तो फिर कल को हम भी ऊपर जाके खेलें, हमें क्यों रोका जा रहा है? कोई नीचे आ जाता है उसकी अपनी चॉइस है। मतलब अगर चॉइस पे है तो फिर किसी को नहीं रोकना चाहिए। अच्छा, कोई एक मैसेज हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए या ओवरसीज़ के लिए, कोई एक मैसेज ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए या क्रिकेटर्स के लिए? ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए तो मेरा मैसेज ये होगा कि अपनी भी इज़्ज़त करें, अपने मुल्क की भी इज़्ज़त करवाएं, ईमानदारी से रहें। और क्रिकेटर्स के लिए तो यही है कि मतलब पैशन से खेलें और एक दूसरे का एहतराम करें, अपनी बारी का इंतज़ार करें। यही कह सकते हैं। हाँ, आपका भी वक्त आएगा। एग्जैक्टली आएगा, सबका वक्त आता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आता। मैंने वो दौर भी देखा है, मैंने आपसे जिक्र भी कर दिया कि लोगों ने मुझे कॉल करके कहा है कि हमें आपके साथ खेलना है। तो इस दौर को लाने के लिए आपको थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है। वो है ना, खुद ही वो कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे कि तेरी रज़ा क्या है। तो वो उस लेवल तक जाना पड़ेगा आपको कि ना फिर ये सब चीज़ें हों। मैंने आपसे जिक्र किया कि बड़े बड़े नाम लिए कि ना जिन्होंने मुझे इनवाइट किया कि आप आएँ, हम आपको सपोर्ट करेंगे। तो उसके लिए उन्होंने देखा ना कि ये लोग इतने लेवल पे तो खेल रहे हैं कि इनको ऊपर आना चाहिए हार्ड बॉल के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह इतने लेवल तक तो हम गए। आज भी हमारे व्यूवर्स को कोई मैसेज देना चाहेंगे? जी, व्यूअर्स के लिए मेरा बहुत
इम्पोर्टेंट मैसेज है, और वो ये है कि आप इतनी मेहनत करते हैं वीडियोस बनाने की, अपना टाइम लगाते हैं, ग्राउंड्स पे जाते हैं, सबसे बात करते हैं, इंटरव्यू करते हैं, सब करते हैं, लोग पसंद करते हैं और आपके मुंह पे कहते हैं कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। लेकिन जब वीडियो देखते हैं उसके बाद में 2-3 लाइक्स आ रही होती हैं, सब्सक्राइब भी शायद करते हैं, नहीं करते, वल्लाह आलम, पता नहीं मुझे कितने वो हैं। 2-3 लाइक से 5 लाइक से ज़्यादा अभी आपने पिछले दिनों भी जो इंटरव्यूज़ किए हैं उसमें 2-3 लाइक से ज़्यादा मैंने देखी ही नहीं है। तो इस तरह ना करें, आप लाइक करें, शेयर करें, और ना अपने लोगों को भी बताएं कि भाई मेरा इंटरव्यू है। मैं खुद भी बड़ी कोशिश करूँगा कि मैं अपने लोगों को बताऊं भाई मेरा इंटरव्यू हुआ है, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बंदा इतनी मेहनत कर अपनी रहा है। बारी का भी इंतजार करें, आपकी बारी भी आ सकती है। हाँ एग्जैक्टली ऐसे ही है भाई, इतना बंदा मेहनत कर रहा है, उसके लिए आप हम मुंह पे तो कह देते हैं कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन अगर पीछे जहाँ पे उसको सपोर्ट चाहिए जी वो जी, सपोर्ट अगर नहीं मिलेगी तो फिर कैसे चलेगा? बहुत ज़रूरी है जी, आप लोगों की सपोर्ट के बगैर हम कुछ नहीं है। आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे, अपने दोस्तों के साथ अपनी वीडियोस को शेयर करेंगे, तब जाके हमें भी हौसला अफजाई होगी और हम भी इंशाल्लाह अपने काम को अच्छी तरह से कंटिन्यू रखेंगे। बहुत शुक्रिया मेराज भाई आपका, आपने अपना कीमती वक्त निकाला, अपने तजर्बात हमारे साथ शेयर किए, आपने ख्यालात का इजहार किया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी कि आपने इस नाचीज़ को टाइम दिया। खैर जिस तरह का अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक्सपीरियंस है या मेरा टाइम गुजरा है क्रिकेट को लेके, वो इतने से वक्त में हो नहीं सकता था कवर, लेकिन बंदे का बहुत हौसला है, और मेरे ख्याल में इनको मेरे बारे में इतना पता भी नहीं है, अभी भी नहीं पता है लेकिन ये है कि जो इन्होंने पूछा मैंने उसका जवाब दे दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह थैंक यू सो मच आपका टाइम बहुत कीमती था, और मैं दुआ करता हूँ कि आप इसी तरह फलें फूलें और लोग आपको सपोर्ट करें, मैं खुद आपको सपोर्ट करूँ, मेरी टीम आपको सपोर्ट करे, और गुड लक आपके लिए। शुक्रिया। आपके साथ जो आपके दोस्त हैं, भाई हैं, बिलाल, उनका भी शुक्रिया, उनकी भी एफर्ट्स बहुत हैं, तो दोनों के लिए गुड लक। यकीनन आज की गुफ्तगू हमारे व्यूवर्स के लिए मुतासर कुन रही होगी, उनको हमारी इस पॉडकास्ट का मज़ा आया होगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे यूट्यूब चैनल सबकी आवाज़ नसीम के साथ वॉइस ऑफ परदेसी पीपल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और इंशाल्लाह मिलते हैं एक मरतबा फिर इस पॉडकास्ट के बाद किसी दूसरे दोस्त के साथ। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। लेकिन अभी मामला ख़त्म नहीं हुआ है, अच्छा मामला अभी बाकी है जी, बताता हूँ। आप नसीम भी है, हमारी तरफ से, टीम की तरफ से एक छोटा सा टोकन है आपको एप्रिसिएशन का, और हमें उम्मीद है कि आप अपना जो बेस्ट काम है वो जारी रखेंगे इंशाल्लाह। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। तो बहुत शुक्रिया आपका, आपकी सपोर्ट का बिल्कुल और आपकी बिल्कुल, मोहब्बत का। आपके लिए गुड लक। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। थैंक